चलो ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा सीए में इंटर का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। जो उसके अंदर में थ्योरी है उसके अंदर में देखो थ्योरी तो हम लोग जब पढ़े थे तो बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, पर ऑब्वियस सा बात है एग्जाम के एक दिन पहले जब हम लोग उतना डिटेल में वापस से रिवाइज नहीं कर पाएंगे। सो मैंने क्या किया, शॉर्टलिस्ट करके टॉप 20 थ्योरी क्वेश्चन प्रिपेयर किया है जो सीए में इंटर के एग्जाम में बड़ा काम आएगा। अब जो ऐसा है सीए इंटर एफएम के अंदर में ये जो अभी हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, तुम लोग एग्जाम के अंदर में एफएम का थ्योरी आता है 10 मार्क का, जो ऑब्वियस सा बात है वो ऑप्शन में रहेगा। कोई चाहे तो अटेम्प्ट करे, कोई चाहे तो ना करे, पर जैसा कि हम लोग को आइडिया है कि अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट है या अगर बाई चांस टाइम का शॉर्टेज पड़ गया तो थ्योरी बड़ा काम का चीज है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। सिमिलरली सीएमए के एग्जाम के अंदर में अराउंड 12 मार्क के आसपास का थ्योरी आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं उससे एग्जाम में आ सकता है। सो एनीवेज हम लोग स्टार्ट करते हैं वाला टॉपिक। ये जो पीडीएफ से जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये पीडीएफ तुम लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, डाउनलोड करके देखना और इस थ्योरी को वीडियो को आखिरी तक देखना। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो हमारा पहला क्वेश्चन है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर इसको एक और नाम से ये पुकारा जाएगा इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस आर ऑल इंटर रिलेटेड कमेंट। जो मन चाहे एग्जाम में क्वेश्चन आए, आंसर यही सेम रहेगा। तो देखो ऐसा है ना कि हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर में मेन डिसीजन होता है 3। सो ध्यान देना, एक वर्ड है फंक्शन। जो फाइनेंस फंक्शन है उसके अंदर में मेन डिसीजन लिया जाता है 3। पहला, पैसा कहां से लाए, फाइनेंसिंग डिसीजन। अगला, पैसा कहां लगाए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और एक बार पैसा इन्वेस्ट करके जो लास्ट में मेरे को प्रॉफिट मिला, इस प्रॉफिट में हम कितना डिविडेंड दें, कितना रिटेन करें, तीसरा मेरा है डिविडेंड डिसीजन। सो कुल मिला के डिसीजन है 3, एक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। अब ऑब्वियस बात है तीनों ना इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकता, तीनों का एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है। ये तीनों इंटर रिलेटेड है, क्यों कि इवेंचुअली जाके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है वेल्थ का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर ने जिस प्राइस में इन्वेस्ट किया था वो मार्केट प्राइस पर शेयर को मैक्सिमम करवा। सो ऑब्वियस बात है हम लोग तीनों डिसीजन इस तरीका से मेरा कंपनी लेगा कि जिसके द्वारा जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ वो अचीव हो पाए। अब मेरा क्वेश्चन उठता है फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर में डिसीजन क्या लिया जाएगा। तो देखो नाम है फाइनेंसिंग डिसीजन, यानी अगर बिजनेस करना है, पैसा कहीं से फाइनेंस करना है, मतलब कहीं से पैसा लाना है, तो जहां से ही पैसा लेकर आएंगे उसे क्या कहते हैं, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। अब देखो जब भी पैसा लेकर आएंगे मेरे पास कुल मिला के लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है 3। इधर लेकर आए इक्विटी शेयर से, या लेकर आए प्रेफरेंस शेयर से, या लेकर आए डिवेंचर से। 3 जगह है। अब तीनों से पैसा लाने पे तीनों में कुछ खर्चा लगेगा, तीनों के पैसे लाने पे मेरा कुछ ना कुछ रिस्क आएगा, तीनों के पैसे लाने पे कंट्रोल हो सकता है, किसी में डाइल्यूट हो किसी में ना हो। यानी कहां से पैसा लेकर आए उसके लिए मेरे को 3 फैक्टर को कंसीडर करना है, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल। तो ये 3 वर्ड आप लोगों को याद रखना है, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल। ये तीनों वर्ड को हम लोग कुछ देर बाद और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब इवेंचुअली जाके मेरे को क्या करना है, एक बार ये सारा का सारा हम लोग फैक्टर कंसीडर लिए, कॉस्ट क्या है, रिस्क क्या है, कंट्रोल क्या है, उसके बाद हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला बात आइडेंटिफाई करेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, कहां से रुपया लेकर आए, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर। अगला फाइनेंस मिक्स, लेट्स से कुल मिलाकर चाहिए 100 करोड़, यहां से लेकर आएंगे 50, यहां से लेकर आएंगे 30, यहां से लेकर आएंगे 20। तो आइडेंटिफाई कितना कितना रुपया लेके आना है, और एक बार ये आइडेंटिफिकेशन हो गया उसके बाद हम लोग पैसे को असली में रेज करेंगे, रेजिंग ऑफ फंड। तो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के अंदर में 3 बात, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, 3 चीज को डिटरमाइन करेंगे, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल। एक बार ये डिटर्मिनेशन हो गया उसके 3 स्टेप में काम किया जाएगा। पहला, सोर्स क्या क्या होगा, अगला कौन सा मिक्स से लेकर आना है, और लास्ट में जाके सही में पैसा को रेज कर लो। अब एक बार पैसा आ गया, अब ऑब्वियस सवाल है इस पैसे को मेरे को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, इसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब देखो जहां से भी रुपया लेकर आए, रुपया लेकर आने का कुछ खर्चा लगा, और अगर खर्चा लगा तो मेरा उद्देश्य क्या रहेगा, इस रुपए को हम उस तरीका से यूटिलाइज करें कि जितना मेरा खर्चा लगा एटलीस्ट उससे ज्यादा मेरे को रिटर्न मिले। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ढंग से लगाना चाहेंगे ताकि हम प्रॉफिट कमा पाए। अब ढंग से लगाना चाहेंगे तो कहां लगाएंगे, असेट साइड में लगाएंगे। अब ध्यान देना, मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में एक होता है फिक्स असेट, एक होता है करंट असेट। तो फिक्स असेट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन को बड़ा केयरफुली करना पड़ता है कि एक बार लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी परचेज कर लिए, ये इरिवर्सिबल डिसीजन है, यानी एक बार लेकर आ गए फिर बाद में तुम इसको बेच नहीं सकता, बिकेगा बहुत कम दाम में। सिमिलरली अगला पैसा कहां लगाएंगे, करंट एसेट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। तो अगला मेरा फाइनेंस मैनेजर डिसाइड करेगा कितना एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। पहला फाइनेंसिंग डिसीजन, अगला इन्वेस्टमेंट डिसीजन।
एक और ये दोनों डिसीजन ले लिया गया, उसके बाद लास्ट में जाके आ रहा है आफेश, सेल किए, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीडी माइनस टैक्स, सीएडी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या आने वाला है आफेश। अब भाई जितना भी आफेश आया इसमें कुछ देंगे इक्विटी डिविडेंड, बाकी रहेगा रिटेन्ड अर्निंग्स। अब ये आफेश में कितना डिसीजन लेना है, कितना रिटेन करे वर्सेस कितने अर्निंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करे बाय वे ऑफ डिविडेंड, इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड पॉलिसी हमारा चैप्टर था जिसके वो अंदर में बहुत सारा मॉडल हम लोग पढ़े जो हम लोग को असिस्ट करता है ये डिसीजन लेने में कि जितना भी आफेश आया उसमें कितना डिविडेंड के फॉर्म में दिया जाए, कितना रिटेन किया जाए। सो एग्जाम का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और अगला, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजंस आर इंटर रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव क्या था, शेयर होल्डर के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और बाद में तीनों को एक्सप्लेन कर देंगे। डन, पहला थ्योरी डन। जो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ये मान लो ये सुपर इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पर वर्ड ध्यान देना, यहां पे था फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये 3 पॉइंट आया। मेरा अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर इसको एक और नाम से बुलाया जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये इसके एक और नाम से पुकारा जाएगा, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज अ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ भी बोले आंसर तीनों में रहेगा सेम। तो अगर फंक्शन बोलता है ये 3 पॉइंट, पर वही अगर ऑब्जेक्टिव बोलता है तो 2 पॉइंट। जब भी हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब भी मेरा फाइनेंस मैनेजर कोई कंपनी को के फाइनेंस फंक्शन को पूरा करना है तो उसका कुल मिलाकर ऑब्जेक्टिव रहेगा 2। 2 ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, पहला रहने वाला है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इस तरीका से बिजनेस करें जिसके द्वारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। अगला क्या रहेगा, पॉइंट नंबर बी, शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। 2 ऑब्जेक्टिव है, हम लोग जानते हैं दोनों ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों का मतलब क्या, दोनों में क्या फायदा क्या नुकसान है। पहला वर्ड है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इवेंचुअली इसका सीधा सीधा मतलब क्या, फाइनेंस मैनेजर जो तीनों डिसीजन लेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड डिविडेंड डिसीजन, वो किस ऑब्जेक्टिव के साथ लेगा, जिसके द्वारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो। प्रॉफिट मैक्सिमम का मतलब क्या, जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो एक्सीड कर जाए वैल्यू ऑफ इनपुट से। ध्यान देना, इस तरीका से डिसीजन लेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और ये कब होगा, व्हेन आउटपुट एक्सीड्स इनपुट, यानी जो बना के बेचा वो ज्यादा वैल्यू में बेचे एज कंपेयर टू जितना मेरा इनपुट लगा था। पर प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर में डिसएडवांटेज है कुल मिलाकर 4, और ये 4 पॉइंट तुम लोग को जरूर याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा बताओ सुपीरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आंसर है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। कारण क्या, कुल मिला के 4 शॉर्टकमिंग्स है, इट सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स, 4। पहला, और ये चारों तुम लोग को याद करना है, ऑप्शन ही नहीं है। पहला, एम्बिग्विटी। आज जब हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट को मेरे को मैक्सिमम करना है, तो भाई प्रॉफिट का मतलब क्या मेरे को ईबीआईटी को मैक्सिमम करना है, या ईबीटी को मैक्सिमम करना है, या ईएटी को मैक्सिमम करना है, या आफेश को मैक्सिमम करना है। ईबीआईटी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ईबीटी टैक्सेबल इनकम होता है, ईएटी नेट प्रॉफिट होता है, आफेश अर्निंग्स अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर होता है। तो भैया ऑब्जेक्टिव तो पढ़ लिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, पर भाई कौन सा प्रॉफिट, तो ये बात क्लियर नहीं है, वेग है, एम्बिगुअस है। तो पहला क्या है, एम्बिगुअस है। कारण क्या, पहला बात, ये शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म लोग को नहीं पता, ये ईबीटी है, ये ईएटी नहीं पता। मेरे को रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमाइज करना है, या रिटर्न ऑन टोटल शेयर होल्डर फंड मैक्सिमाइज करना है, या रिटर्न ऑन कैपिटल करना है, या रिटर्न ऑन टोटल एसेट मैक्सिमाइज करना है। भाई करना क्या है, ये बात क्लियर नहीं है, इसीलिए क्या है, एम्बिगुअस। तो पहला एम्बिग्विटी। अगला, टाइमिंग ऑफ बेनिफिट। टाइमिंग ऑफ बेनिफिट का सीधा सीधा मतलब क्या, लेट्स से हम लोग एक बिजनेस के अंदर में 100 रुपया लगाए, टाइम 1 2 3 4 5 में आया है 50, 30, 20, 10, 5। तो हम लोग यहां पे सीधा देखें, शुरू में गया 100, अब 5 साल में कुल मिलाकर आया हुआ है 115। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से 100 रुपए लगा के 115 कमाए, 15 ज्यादा कमाए, बहुत अच्छा बात है। पर अगर ये सोच ले तो भैया हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ने का सुपर एक गजब का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बुरी तरह इग्नोर किया, वो क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो भैया टाइमिंग ऑफ बेनिफिट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अनफॉर्चुनेटली डज नॉट टेक इनटू अकाउंट टाइमिंग ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। यानी आइडियलिस्टिकली याद करना, कैपिटल वेटिंग जो टाइम पीरियड 1 2 3 4 5 में आया है उसको मेरे को मल्टीप्लाई करना है, पीवी चाहिए, पीवी फैक्टर से, ताकि हम लोग हर एक चीज को कन्वर्ट कर सके प्रेजेंट वैल्यू में, और प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम लोग कंपेयर कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस चीज को मद्देनजर नहीं रखता है। तो अगला प्रॉब्लम क्या है, ये इग्नोर करता है, इट इज एसेंशियल टू रिकॉग्नाइज टाइम वैल्यू ऑफ मनी
अनफॉर्चुनेटली कंसिडर नहीं किया। तो पहला था एम्बिग्विटी। अगला क्या चीज को कंसिडर नहीं किया है? तो हमारा टाइमिंग ऑफ बेनिफिट। तीसरा हमारा क्या है? अनसर्टेनिटी। इग्नोर करता है अनसर्टेनिटी। ध्यान देना, जब बिजनेस करेंगे तो हम लोग को यहां पे एस्टिमेट करना पड़ता है कि भाई फ्यूचर में इनकम क्या आएगा, पर जो भी एस्टिमेशन कर रहे हैं ऑब्वियस बात है इसमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्क या अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है कि फ्यूचर को लेकर सर्टेन कौन हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऐसे अनसर्टेनिटी को इग्नोर करता है और इस बात को मानता है कि भाई जो हम सोच लिए वो शायद अचीव हो जाए। तो हम लोग का ये यहां पे बस खाली बेनिफिट कंसिडर किया, पर बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करता अनसर्टेनिटी जो फ्यूचर में आएगा उसमें क्या है। यही कारण है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि ये 4 शॉर्टकमिंग, तुम बोलेगा तुम लोग तो आपको 3 ही बताए थे, एक फोर्थ वाला है ये बड़ा शॉर्ट टर्म दिखता है, ये बड़ा शॉर्ट टर्म दिखता है। ठीक। ये 4 लिमिटेशन की वजह से जनरली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को एक इंफीरियर ऑब्जेक्टिव मानते हैं एज कंपेयर टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में मुझे वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है और वेल्थ मैक्सिमम करने का तरीका है जो भी बिजनेस करो उसका एनपीवी को मैक्सिमाइज करो। वहां पे क्या था? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो। यहां पे क्या है? एनपीवी को मैक्सिमाइज करो। मेरा क्वेश्चन उठता है व्हाट इज एनपीवी? मेरा एनपीवी क्या होता है? इट डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। एनपीवी क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट मनी कैश आउटफ्लो। अब देखो, जैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो लिए, तो जैसे प्रेजेंट वैल्यू लिए, जैसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो लिए, जो 4 लिमिटेशन था चारों खत्म हो गया। कारण क्या? यहां पे एम्बिग्विटी था, कौन सा प्रॉफिट ले। हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट का बात ही नहीं करता, वो बात किसका करता है? कैश फ्लो का। वो सर्टेन हो गया। और मेरा अगला सेकंड था, यहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं किया, जबकि एनपीवी के अंदर में हम लोग पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर किए। तीसरा, यहां पे अनसर्टेनिटी को इग्नोर किया। यहां पे अनसर्टेनिटी को इग्नोर नहीं, यहां पे कंसिडर करते हैं जो भी फ्यूचर में रिस्क है उसको हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हुए जो हमारा पी फैक्टर है वो निकालते हैं। फोर्थ, ये शॉर्ट टर्म था और कैपिटल वेटिंग का भी शॉर्ट टर्म नहीं है, हमेशा होता है लॉन्ग टर्म। सो ऑब्वियस सा बात है, 4 बेनिफिट की वजह से हमारा शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक सुपीरियर ऑब्जेक्टिव बन जाता है एज कंपेयर टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सो कभी भी क्वेश्चन आए, पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एक लाइन में समझाना 4 डिसएडवांटेज, उसके बाद बताना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्रॉफिट बढ़ाना है, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? एनपीवी को मैक्सिमाइज करके। एक काम करना, प्रॉफिट वाले का डिसएडवांटेज पढ़ना, शेयर होल्डर वाले का एडवांटेज पढ़ना, बस वही 2 काम का है। ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म। ये अनसर्टेनिटी को इग्नोर किया, ये अनसर्टेनिटी को कंसिडर किया। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया, ये कंसिडर किया। ये वेग है, ये कैश फ्लोस एकदम सर्टेन है। जाना यहां तक? चलो, ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, वो है फंक्शंस ऑफ सीएफओ। अब एग्जाम में फंक्शन ऑफ सीएफओ बोलेगा या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजर बोलेगा, कुछ भी बोलो, हम लोग इस टाइप का आंसर लिख सकते हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन उठता है फंक्शंस ऑफ सीएफओ क्या है। पहला बात, सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो सीएफओ के अंदर में आजकल के जमाने में जो हमारा सीएफओ का जो फंक्शन है, जो उसका मेन उद्देश्य है, जो उसका रोल है, वो चेंज हो गया फ्रॉम कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। कंट्रोलर का मतलब क्या? वो खाली कंट्रोल करता है, काम नहीं करता। फैसिलिटेटर का मतलब क्या? ये हर चीज में रुकावट नहीं डालता, फैसिलिटेट करता है, आसानी करता है डिसीजन लेने में, आसानी करता है कोई भी चीज को एग्जीक्यूट करने में। तो एक सुपर इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे रोल चेंज हुआ। पुराने जमाने में वो कंट्रोलर था, पर आजकल के जमाने में वो फैसिलिटेटर है। डन। अगला, मेरा सीएफओ करेगा क्या? सारा स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेगा। हमारे एफएम के साथ में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है, तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेगा। अगला, कैश फ्लो को प्रोजेक्ट करेगा, मैनेज करेगा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेगा, नेटवर्किंग करेगा, ये सब। तीसरा बात, पहले उसका रोल था ऑपरेशनल, अब ये कन्वर्ट हो गया है स्ट्रैटेजिक। ऑपरेशनल मतलब क्या? डे टू डे ऑपरेशन में दिमाग लगाता था, पर भाई नहीं, अब ये इससे ऊपर उठकर स्ट्रैटेजिक लेवल पे दिमाग लगाता है। तो पहला कंट्रोलर से फैसिलिटेटर, अगला स्ट्रैटेजिक डिसीजन नेटवर्किंग हो गया, कैश फ्लोस को मैनेज करना हो गया, तीसरा ये ऑपरेशनल की जगह हो गया है स्ट्रैटेजिक। मेरा अगला क्या है भाई, जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आए हैं, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड एंड डिविडेंड डिसीजन। ऑब्वियस सा बात है, कौन करने वाला है? हमारा सीएफओ। अब इसके अलावा हमारा एफएम में जितना चैप्टर है सबका नाम लिखा जाना, वो क्या लेने वाला है? बहुत सारा डिसीजन, क्या चीज से रिलेटेड? फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग, रेशियो एनालिसिस,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग हो गया। अगला कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा एक चैप्टर था। अगला वर्किंग कैपिटल हमारा एक चैप्टर था। सो इवेंचुअली जाके अगर सीएफओ का है तो मेन बस 2 पॉइंट को ध्यान रखना, कंट्रोलर से फैसिलिटेटर, ऑपरेशनल से स्ट्रैटेजिक। अगला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने लगा, डिसीजन लेने पड़ा। अगला प्रोक्योरमेंट यूटिलाइजेशन, और जितना चैप्टर का नाम है सारा लिख के आ जाना, हमारा फंक्शन ऑफ सीएफओ होता है खत्म। चलो डन। मेरा अगला एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जब पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में फाइनेंशियल लेवरेज एज अ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लेवरेज एज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। अब देखो मेरा पहला बात, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। पर वही अगर बाई चांस हमारा क्वेश्चन के अंदर में प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाए तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है फाइनेंशियल लेवरेज आएगा किस वजह से? फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कौन लेके आता है? इक्विटी को फिक्स्ड कॉस्ट देना नहीं है, कौन लेकर आता है? एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक लेकर आता है डिवेंचर होल्डर। तो ध्यान देना, फाइनेंशियल लेवरेज कब आता है? जब पैसा लेकर आए आइदर डिवेंचर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि उसके अंदर में क्या लगता है? फिक्स्ड कॉस्ट। और सिंस उन दोनों से पैसा लाने पे मेरा फिक्स्ड कॉस्ट लगता है, तो यार मन में डर रहेगा, क्यों फालतू में लोग से रुपया लेकर आए जिनको फिक्स्ड कॉस्ट देना है। अब देखो यही जो चीज है ना, यही मेरा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। अगर ढंग से इन लोग के पैसा को लेकर आए अप्रोप्रिएट टाइम में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आराम से जो अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ये काम कब कर सकते हैं? अगर ये खाली 2 चीज पे डिपेंड करता है। अगर जो बिजनेस से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने वाला है, अगर ये इंटरेस्ट रेट से ज्यादा है तो ये फेवरेबल है, और आरओआई लेस देन हमारा इंटरेस्ट रेट है तो ये अनफेवरेबल है। अगर आरओआई इंटरेस्ट के बराबर है तो ये न्यूट्रल है, नाइदर एडवांटेज नॉट डिसएडवांटेज। समझो क्यों? मान लो मेरे को करना है बिजनेस, और मेरा बिजनेस से जो रिटर्न आने वाला है, मान लो आने वाला है 15%। यानी अगर हम अपने बाई चांस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इससे रिटर्न आने वाला है 15%। ठीक। अब अगला क्वेश्चन उठता है, अगर मान लो हम लोग डिवेंचर होल्डर से पैसा लेकर आते हैं, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट रेट है मान लो 9%। तो ये इमेजिन करो किसी और, मेरा रुपया नहीं है, किसी और का रुपया लिया जिसको मेरे को 9% देना है, और किसी और के रुपए पे हम 15% कमा रहे हैं। मान लो मेरा रुपया ऑलरेडी जो लगाना था लगा दिया, पर भाई उसका तो एक लिमिट है। स्टिल अगर बाई चांस मेरे को और एक्सपेंशन करना है, हम किसी और से रुपया लेकर आए, उस पर 15% कमाए, पर देना है 9%। मान लो 100 रुपया लेकर आए, उससे हम 15% कमाए, उसको देना है 9%, तो 100 रुपए का 6% बच गया ना। और जो बच गया वो तो किसी और का रुपया पे मैंने 6% कमा लिया। इससे इवेंचुअली कंपनी के ओनर का ही तो बेनिफिट होगा। तो इवेंचुअली बेनिफिट किसका होने वाला है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का। तो बेनिफिट कब होगा? जब बिजनेस से रिटर्न आता है 15%, इंटरेस्ट रेट देना है 9%, तब ये मेरे लिए फेवरेबल चीज है, एडवांटेज है, मेरे को डिवेंचर वालों से रुपया लेकर आना चाहिए। पर वही अगर बाई चांस रिटर्न इन्वेस्टमेंट है या इंटरेस्ट रेट है मान लो 9%, पर बिजनेस से रिटर्न आता है मात्र 6%, तो भाई अनफेवरेबल है। कारण क्या? किसी और से रुपया लेकर आएंगे, उसको देना है 9%, पर बिजनेस से कमाते खाली 6, तो उसके रुपए पे जितना बिजनेस से कमाए वो तो दे दो, और जो बाकी 3% बच गया वो अपने घर से और दो, तो इमीडिएट डिसएडवांटेज रहेगा। पर वही अगर बाई चांस दोनों सेम हो जाए, आरओआई है 15, इंटरेस्ट भी है 15, तो म्यूचुअल है, पैसा लेकर आना है तो लेकर आओ, नहीं लेके आना है मत लेके आओ। तो देखो डबल एज स्वॉर्ड में क्या है कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर लेस देन आरओआई है, फिक्स्ड कॉस्ट अगर लेस देन आरओआई है, मतलब आरओआई ज्यादा है, तब इस केस में मेरा इवेंचुअली रिटर्न ऑन इक्विटी ईपीएस बढ़ेगा। और एक और फायदा, जब डिवेंचर वालों से पैसा लेकर आते हैं, इंटरेस्ट मेरे प्रॉफिट को कम करेगा, और अगर प्रॉफिट कम करेगा मेरा टैक्स भी तो बचेगा, तो सेविंग्स ऑफ इंटरेस्ट, सेविंग्स ऑफ टैक्स होगा ऑन इंटरेस्ट ऑन डेट। पर वही अगर कॉस्ट ऑफ डिवेंचर यानी इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा रहे एज कंपेयर टू रिटर्न, ये सिनेरियो में, तब इस केस में ये अनफेवरेबली मेरे लिए खराब होगा, मेरा कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में चला जाएगा। इसीलिए डिवेंचर से पैसा लाना कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो सकता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डबल एज्ड स्वॉर्ड। डन। सो ये था हमारा अगला थ्योरी। अब 3-4 और मिसलेनियस थ्योरी करते हैं। अब देखो हम जस्ट कुछ देर पहले बताया था आज क्लास के स्टार्ट में कि जब भी हम लोग रुपया लेकर आएंगे इक्विटी या प्रेफरेंस या डिवेंचर से, 3 फैक्टर को देखना है, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल। सो हमारा कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल, कॉस्ट, रिस्क एंड कंट्रोल इक्विटी के केस में, प्रेफरेंस के केस में, डिवेंचर के केस में क्या है?
फटाफट जानते हैं। और ये रटने का जरूरत, एक छोटा सा टेबल है 3x3 मैट्रिक्स का, जो हम लोग आराम से समझ सकते हैं। पहला बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर, ये तीनों के अंदर में रिस्क सबसे ज्यादा कंपनी के व्यू पॉइंट से कौन लेके आता है। अब अगर इक्विटी से लेकर आया, भाई कंपनी को कोई चाप नहीं है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस हुआ तो कुछ नहीं देंगे इक्विटी वालों को। और अगर प्रॉफिट हो भी गया, कौन सा देना जरूरी है। आज यानी अगर कंपनी के पॉइंट से सोचा जाए, इक्विटी वालों से पैसा लेकर आना सबसे कम रिस्क है, लो रिस्क। कारण क्या, यहां पे उनको रीपेमेंट नहीं करना, खाली तभी देना जब लिक्विडेशन है। प्रेफरेंस वालों में हल्का सा रिस्क बढ़ता है कि जैसे ही प्रॉफिट आया प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा, पर लॉस आया तो नहीं देना पड़ेगा, तो हल्का सा ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू इक्विटी। डिविडेंड कब देंगे, जब प्रॉफिट होगा। पर भाई अगर डिवेंचर से लेकर आए तो भाई कंपनी के सर पे बहुत बड़ा चाप है, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कारण क्या है, कैपिटल भी सबसे पहले देना है, इंटरेस्ट को हमेशा देना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट कमाए या फिर ना कमाए। तो ये बात हुआ रिस्क का। इक्विटी में कम से कम, प्रेफरेंस में मॉडरेट और डिवेंचर में मैक्सिमम रिस्क। अगला बारी आता है कॉस्ट। अब देखो कॉस्ट, अब इक्विटी वालों ने जब पैसा लगाया तो उसको पता है कि प्रॉफिट आएगा तो उसको मिलेगा, लॉस आया तो उसको नहीं मिलेगा। यानी बेचारा सबसे बड़ा रिस्क खुद कौन लेके बैठा हुआ है, इक्विटी वाला। कंपनी वालों के लिए इक्विटी से पैसा लाना सबसे कम रिस्क है, पर जिसने पैसा लगाया उसके लिए तो सबसे बड़ा रिस्क है। और अगर उसका मैक्सिमम रिस्क है तो उसका रिटर्न भी मैक्सिमम रहेगा। तो यही कारण है हमेशा हम लोग बोलते हैं KE इज मोर देन KP इज मोर देन KD। यानी अगर 3 सोर्स से पैसा लाना है, सबसे महंगा सोर्स कौन सा होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी मोस्ट एक्सपेंसिव, जो प्रेफरेंस है वो उससे स्लाइटली चीपर कॉस्ट है, और जो डिबेंचर है वो सबसे सस्ता है। और इसका भी एक कारण है कि डिबेंचर वालों को जो इंटरेस्ट देते हैं उसमें टैक्स बच जाता है, पर ये दोनों को जो डिविडेंड देते हैं वो टैक्स देने के बाद देते हैं, तो मेरा टैक्स का सेविंग्स नहीं होता। पहला बारी था रिस्क, अगला बारी आया कॉस्ट। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कंट्रोल। अब कंट्रोल के अंदर में देखना, अगर पहले से इक्विटी शेयर था और इक्विटी शेयर से पैसा लेकर आते हैं, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का जो कंट्रोल था, जो इस कंपनी में अधिकार था, जो ओनरशिप था, जो राइट था, वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा ना। तो यहां पे क्या है, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। पर अगर प्रेफरेंस शेयर से पैसा लेकर आते हैं, भाई कोई डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उनको वोटिंग राइट जनरली मिलता ही नहीं है। और डिवेंचर से लेकर आते हैं तब भी कोई मेरा डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं है। पर अगर बहुत बड़ा पैसा किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, तो कभी कभी बैंक वाला मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक नॉमिनी डायरेक्टर बिठाता है, तो बस खाली तभी कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉमिनी डायरेक्टर बिठाता है, तो हल्का सा कंट्रोल डाइल्यूट होगा, अदरवाइज देयर इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। सो एग्जाम के अंदर में कभी क्वेश्चन आते हैं इक्विटी प्रेफरेंस डिवेंचर से लाने में 3 फैक्टर कंसीडर करना है, वो क्या है, रिस्क, कॉस्ट, कंट्रोल। एक सिंपल सा मैट्रिक्स बनाकर आना, बस 1 लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लियर है यहां तक। सो ये हम लोग ने किया 5 क्वेश्चन। मेरा अगला है एक टॉपिक, ओवर कैपिटलाइजेशन वर्सेस अंडर कैपिटलाइजेशन। मेरा ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है ये हम पहले बता देते हैं। जो मेरा अंडर कैपिटलाइजेशन है इसका ठीक उल्टा आ जाएगा। तो हम अंडर कैपिटलाइजेशन वापस से लिखा नहीं है, पर यहां पे जो जो वर्ड लिखा हुआ है इसका ठीक ऑपोजिट करना, वो बन जाएगा अंडर कैपिटलाइजेशन। पहले एक बार डिस्कस करते हैं ओवर कैपिटलाइजेशन क्या है। देखो, मेरा ओवर कैपिटलाइजेशन, एक बिजनेस को हम लोग ओवर कैपिटलाइज्ड बोलते हैं 3 सिनेरियो में। पहला, जो अर्निंग्स आ रहा है वो आ रहा है कम एज कंपेयर टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। मान लो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न था बिजनेस से 10% आना चाहिए, पर एक्चुअल में अर्निंग्स आ रहा है 7%। यानी ओवर कैपिटलाइजेशन एक बिजनेस के लिए खराब चीज है। जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था रिटर्न कमाने का, उससे कम कमाया गया। अगला, जो असेट का है ना वर्थ, वो लेस देन दी अमाउंट ऑफ कैपिटल है। मान लो बिजनेस में कैपिटल लगाया गया 100 करोड़, तो असेट के अंदर में 100 करोड़ परचेज किए होंगे, पर अगर हम एक दिन उसका फेयर वैल्यू निकाले, असेट का फेयर वैल्यू क्या है, तो जो असेट का वर्थ है वो 100 करोड़ से कम है, मान लो 90 करोड़। यानी ओवर कैपिटलाइजेशन में हर चीज खराब हो रहा है। एक, अर्निंग्स कम कर रहे हैं, अगला जितने रुपए का कैपिटल लेकर आए पर असेट का वर्थ तो उससे कम है, और तीसरा, बिजनेस के अंदर में फालतू में ज्यादा असेट लेकर आया हुआ जितना रिक्वायरमेंट ही नहीं था। फालतू में ज्यादा असेट लेकर आया है, तभी तो नाम है ओवर कैपिटलाइजेशन। जितना कैपिटल चाहिए था उससे ज्यादा कैपिटल लेकर आ गए, और अगर ज्यादा कैपिटल लेकर आ गए तो जितना कमाने का सोचे उससे कम कमा रहे हैं।
अगला, कैपिटल दुनिया भर का लेकर आ गया पर भाई यूज ही नहीं कर पा रहे, इसीलिए असेट का वर्थ कम हो गया और बेफालतू में ज्यादा असेट परचेज किया हुआ है। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है, ये होने का कारण क्या क्या कारण था ओवर कैपिटलाइजेशन होने का? ओवर कैपिटलाइजेशन होने का कारण ज्यादा नहीं, दो तीन ही होता है। पहला, हम लोग डिवेंचर या प्रेफरेंस से, डिवेंचर से लेकर आ गए रुपया, इतना रुपया लेकर आ गए जितना चाहिए नहीं था। इक्विटी या प्रेफरेंस डिवेंचर से दुनिया भर का पैसा लेकर बैठ गए, लिखे ना, बहुत ज्यादा सेट लगा दिए जितना चाहिए नहीं था। अगला, डिवेंचर वालों से जो लेकर आए वो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेकर आए, और अगर दुनिया भर का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेकर आए तो भाई कमा तो नहीं रहे उतना, पर इंटरेस्ट तो बहुत देना पड़ रहा है, तो इसीलिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन था अर्निंग्स का वो कम हो जा रहा है। बोरो कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट एट हायर रेट एट विच कंपनी कैन अर्न। अगला, जो हम लोग ने एस्टिमेशन किया था ना अर्निंग्स शुरू में होगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो एस्टिमेशन ही गलत था। और मान लो मेरे कंपनी ने जो किसी और कंपनी को परचेज किया तो गुडविल के लिए पैसा दिया, तो भाई बैलेंस शीट में बहुत बड़ा गुडविल का अमाउंट पड़ा हुआ है, जो जितना देना नहीं चाहिए वो हम एक्सेसिव पेमेंट कर दिया ऐसे गुडविल का। तो दिख तो रहा है भाई असेट का वैल्यू बहुत है, पर क्वेश्चन उठता है क्या उसका वर्थ है? बिल्कुल नहीं है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन होता कब है? जब अस्तित्व में रिटर्न एक्सपेक्टेड से कम रहे। जब जितना कैपिटल लेकर आए असेट का वर्थ कम है, या दुनिया भर का असेट लेके बैठे हुए हैं। कारण क्या है? हम दुनिया भर का लोन लेकर आ गया, या इक्विटी शेयर से पैसा लेकर आ गया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेके आ गया, जो अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट किया था वो मेरा एस्टिमेशन गलत था। और मेरा अगला कारण क्या है? हम ह्यूज अमाउंट देके रखे हैं फिक्टिशियस असेट, एग्जांपल गुडविल के लिए। अब ये अगर ओवर कैपिटलाइजेशन हुआ तो पहला था क्या होता है, अगला क्यों होता है, इससे प्रॉब्लम क्या। अब ऑब्वियस होता है अगर बाई चांस कंपनी कम कमाएगा तो डिविडेंड भी कम देगा, अगला मार्केट प्राइस भी गिरेगा, अगला विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? वो जानबूझ के थोड़ा फ्रॉड करने का कोशिश करेगा। विंडो ड्रेसिंग मतलब जैसा है नहीं, कंपनी को उतना सुंदर बनाने का कोशिश करेगा, दिखाने का कोशिश करेगा। एग्जांपल सत्यम। डन। तो ये था हमारा ओवर कैपिटलाइजेशन। अंडर कैपिटलाइजेशन ठीक उल्टा, अर्निंग्स आर हायर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। जितने रुपए कैपिटल लेकर आए उससे कई ज्यादा उसका वर्थ हो गया, जितना रुपए का असेट लाना चाहिए उससे कम लाया हुआ है। ये कब होता है? हम लोग कम रुपया लेकर आए। ये कब होता है? हम लोग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लेकर आए। हम लोग जितना रुपए का असेट परचेज किए उससे कम पैसा दिए, तो मेरे कंपनी का फायदा ही फायदा। अंडर कैपिटलाइजेशन मतलब अभी भी फ्यूचर में प्रॉफिट का स्कोप है, पर मेरा कम असेट लेकर आया हुआ है, और ग्रोथ का स्कोप है पर असेट कम लाया हुआ है। डन है यहां तक? चलो अब अगला देखो भैया, पढ़ने का जरूरत नहीं है। डिविडेंड प्राइस, डिविडेंड ग्रोथ, सीएपीए मॉडल ऑलरेडी हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जैसे डिविडेंड प्राइस मॉडल का फॉर्मूला था डीपीएस बाय एमपीएस इंटू 100, जहां पे डीपीएस और एमपीएस को कांस्टेंट माना जाता है। मेरा अगला है डिविडेंड ग्रोथ डी1 अपॉन पी0 प्लस डी इंटू 100। ये माइरन गॉर्डन का दिया हुआ था। इसके अंदर में डी1 क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेड डिविडेंड। पी0 क्या है? करंट मार्केट प्राइस। जी क्या है? ग्रोथ रेट। मेरा जो ग्रोथ रेट है वो कैसे कैलकुलेट होता है? बी इंटू आर, कितना रिटेन किए उस पर रिटर्न क्या कमाए। जो सीएपीएम है उसका फॉर्मूला आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। इसके अंदर हम लोग बात किए थे दो रिस्क का, एक था सिस्टमैटिक रिस्क, एक था अनसिस्टमैटिक रिस्क। मेरा सिस्टमैटिक रिस्क क्या था? मेरा वो रिस्क जो पूरे मार्केट को इंपैक्ट करता है। एग्जांपल, कोई भी इकोनॉमिक चेंज होता है, कोई भी इकोनॉमिक चेंजेस आए, या आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी आए, या गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आए, या ग्लोबल कोई चेंजेस आए, जो हर एक मार्केट को, हर एक स्टॉक को इंपैक्ट करता है, जिसको मेजर करता है एक स्टैटिस्टिकल टूल जिसका नाम क्या है? बीटा। मेरा अगला अनसिस्टमैटिक, जो पूरे मार्केट को नहीं, एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इंपैक्ट करता है। ऑब्वियस सा बात, ऐसे रिस्क को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बाय डाइवर्सिफाइंग द पोर्टफोलियो। सो एग्जाम में अगर मान लो इनमें से कोई शॉर्ट नोट आया, ऑलरेडी हमारा क्लास में पढ़ा हुआ है। मेरा अगला है लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। ये सेम चीज वापस से हमारा पढ़ा हुआ है वर्किंग कैपिटल के अंदर में। एक और वर्किंग कैपिटल बताते हैं। एक सेकंड रुको, इसका मेरा शायद नोट्स बनाया हुआ है, हम फटाफट एक बार देखते हैं। तुम लोग देखना, ये वाला था हमारा ग्राफ जो हम लोग डिस्कस किए थे। देखो ये वाला, ये हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। यानी जितना ही मेरा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगेगा, हम लोगों को कहां से फाइनेंस करना चाहिए। अब ध्यान देना, मैं इस ग्राफ में क्या बनाया था, एक है मेरा फिक्स एसेट,
जो लॉन्ग टर्म नेचर का है। मेरा जो करंट एसेट है उसके अंदर में दो पोर्शन है, एक परमानेंट करंट एसेट जो हमेशा साल भर पड़ा रहेगा, ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो साल भर मेंटेन करना है, तो लॉन्ग टर्म नेचर का है। एक होता है टेम्पररी करंट एसेट जो पीक सीजन में लगेगा, ऑफ सीजन में नहीं लगेगा। तो देखो इसीलिए ये बार बार चेंज हो रहा है। ठीक, अब आइडियलिस्टिकली हमारा फाइनेंस का रूल क्या है कि जो पैसा मेरे को पूरा साल भर मेंटेन करना है वो पैसा लेकर आओ लॉन्ग टर्म से, और जो टेम्पररी लगेगा कभी नहीं लगेगा उसको लेकर आओ शॉर्ट टर्म से। तो देखिए मेरा फिक्स एसेट परमानेंट करंट एसेट लॉन्ग टर्म है तो पैसा लाना चाहिए लॉन्ग टर्म से, टेम्पररी वाला शॉर्ट टर्म है पैसा लाना चाहिए शॉर्ट टर्म से। पर मेरा यहां पे तीन स्कीम ऑफ थिंग्स है जहां से हम लोग पैसा रेस कर सकते हैं। वो तीन मेथड क्या है, एक कंजर्वेटिव, एक है मॉडरेट, एक है अग्रेसिव। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, डरपोक आदमी। डरपोक आदमी क्या करता है, दुनिया भर का लॉन्ग टर्म पैसा लेकर बैठा रहता है कि उसको डर है कि बाई चांस जिस समय पीक सीजन आएगा और उस समय अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ेगा, बैंक पैसा नहीं दिया तो क्या, तब वो क्या करता है, फिक्स एसेट को लॉन्ग टर्म से लाया, परमानेंट को भी लॉन्ग टर्म से लाया, और देखना टेम्पररी का भी कुछ पोर्शन लॉन्ग टर्म से लाया, और टेम्पररी का एक छोटा ही पोर्शन शॉर्ट टर्म से लाता है। यानी दुनिया भर का पैसा लेकर रखा हुआ है तो लिक्विडिटी इसके पास बहुत है, पैसे का कभी कमी नहीं होगा। तो देखो लिक्विडिटी क्या है, मैक्सिमम। ये भैया रिस्क लेने में बिलीव नहीं करता, मिनिमम रिस्क लिया, पर प्रॉब्लम है कि दुनिया भर का लॉन्ग टर्म पैसा लेके बैठा हुआ है तो उसको साल भर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसीलिए जो रिटर्न या प्रॉफिटेबिलिटी है वो क्या आने वाला है, मिनिमम। तो देखो हमारा टॉपिक क्या था, टॉपिक क्या था, लिक्विडिटी वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जैक्टली तो बात की है, अगर लिक्विडिटी ज्यादा है, दुनिया भर का लॉन्ग टर्म पैसा लेके बैठा हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। अब उल्टा बात करते हैं, कंजर्वेटिव के ठीक उल्टा आता है अग्रेसिव। भाई अग्रेसिव लोग है सुपर हीरो। ये लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट का पैसा लेकर आएंगे लॉन्ग टर्म से। जो करंट एसेट में परमानेंट करंट एसेट है, आइडियलिस्टिकली लॉन्ग टर्म से लाना चाहिए, पर बोलता है भाई हम परमानेंट का कुछ पोर्शन ही लॉन्ग टर्म से लाएगा, बाकी शॉर्ट टर्म के भरोसे रहेंगे। तो देखिए लॉन्ग टर्म फिक्स एसेट तो पूरा लाया, परमानेंट का कुछ पोर्शन ही लॉन्ग टर्म से लाया। तो देखो लॉन्ग टर्म पैसा बहुत कम है और बाकी पूरा का पूरा शॉर्ट टर्म पे डिपेंडेंट है, तो इसका जो लिक्विड फंड है ना वो थोड़ा कम है, तो लिक्विडिटी देखो इसके पास क्या है, मिनिमम। पर सिंस लॉन्ग टर्म पैसा कम है तो इंटरेस्ट इसको कम देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट का चांस क्या है, मैक्सिमम। तो देखना लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप है। डन। अब ऑब्वियस सा बात है, अगर ये दुनिया भर का शॉर्ट टर्म लेके रखा है तो इसका रिस्क तो है, बाई चांस शॉर्ट टर्म नहीं मिला तो बेचारे का प्रॉफिट एक बार का बिजनेस थोड़ा हैम्पर होगा। और एक होता है मॉडरेट, जिसको जो करना चाहिए वो एग्जैक्ट वो करता है, फिक्स एसेट परमानेंट करंट एसेट लॉन्ग टर्म, परमानेंट टेम्पररी वाला शॉर्ट टर्म। तो इसका लिक्विडिटी भी मॉडरेट है, प्रॉफिट भी मॉडरेट है, रिस्क भी क्या है, मॉडरेट। डन। सो और बाई चांस ऐसा आए तो पहले 2-3 लाइन लिख दिए, प्रॉफिटेबिलिटी लिक्विडिटी होता क्या है, बाद में ग्राफ बनाना, नीचे में 3 लाइन के अंदर में इस तरीके से एक्सप्लेन कर देना। परफेक्ट है, चलो डन। अब एक काम करते हैं, हम लोग अपना आखिरी थ्योरी डिस्कस करते हैं जो जनरल चैप्टर का है, फिर जो हमारा एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का चैप्टर था जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसके अंदर में आई थिंक 10-11 क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मेरा अगला है एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ सकता है, फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मतलब क्या, अगर बाई चांस हम लोग एक हेड ऑफिस के अंदर में हमारा रिक्रूटमेंट होता है और हम लोग को बाई चांस ट्रेजरी डिपार्टमेंट दिया जाता है, तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, जहां पे एक इंसान, एक बंदा क्या करने वाला है, एक डिपार्टमेंट क्या करने वाला है, एक कंपनी के कैश, बैंक, फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन करेंसी, लोन, ये सब से डील करेगा। इसी क्या कहते हैं हम लोग, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो देखो मेरा जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है इसका काम क्या, कैश मैनेजमेंट, ढंग से कैश कलेक्ट हो रहा है, ढंग से कैश पेमेंट हो रहा है, थर्ड पर्सन को कोई सरप्लस पैसा आया कहां इन्वेस्ट करना है। अगला बैंकिंग ऑपरेशन को अच्छा रिलेशन रखेगा बैंक के साथ। तीसरा है कॉर्पोरेट फाइनेंस, और बाई चांस लोन वोन का लेने का जरूरत पड़ेगा तो उसको किस तरीका से लिया जाए, कोई भी बिजनेस करना है कहां से पैसा फंड करे, शॉर्ट टर्म हो, मीडियम हो या लॉन्ग टर्म। अगला करेंसी मैनेजमेंट, यानी फॉरेन करेंसी किस तरीका से मैनेज किया जाए। कारण क्या, देखो आज के दिन हर एक कंपनी का खाली वो इंडिया पे तो सेल करेगा नहीं, बाहर में करेगा, बाहर से परचेज करेगा, सेल करेगा, तो फॉरेन करेंसी का जरूरत पड़ता है। तो ये सारा का सारा चीज मैनेज कौन करता है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट का 5 फंक्शन याद रखना, पहला कैश मैनेजमेंट, याद करना कैश, अगला है बैंकिंग ऑपरेशन, अगला हमारा कॉर्पोरेट फाइनेंस, अगला हमारा फंडिंग मैनेजमेंट,
लास्ट में करेंसी मैनेजमेंट। अब अगला क्वेश्चन उठता है, भाई मेरे को कैश चाहिए क्यों? बोल तो दिए कैश मैनेजमेंट है। अब अगला क्वेश्चन उठता है, मेरे पास, हम अपने पास कैश रखे क्यों? क्यों ना पूरा का पूरा पैसा कहीं ना कहीं जाके इन्वेस्ट कर दे। कैश क्यों चाहिए, इसका कारण होता है 3। तुम लोग को ये 3 नाम याद रखना पड़ेगा। एक इंसान जैसे रंजन, अगर मान लो अपने पास कुछ पैसा कैश के फॉर्म में रखता है, लिक्विड फॉर्म में रखता है, पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है, स्टॉक मार्केट में या लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट नहीं करता है, हम कुछ एक पैसा अपने पास सेट असाइड करके रखा हुआ है। क्वेश्चन उठता है क्यों? क्या हम पैसे को पैसे के फॉर्म में होल्ड करें? हम कुछ कमा तो रहे नहीं है। तुम्हें क्या नीड है, क्या जरूरत है कैश को मेरे पास, अपने पास आइडल कैश को होल्ड करने का? कारण है 3। पहला, ट्रांजैक्शन मोटिव। कारण क्या है? देखो, मेरा डे टू डे ट्रांजैक्शन में डे टू डे एक्सपेंस मेरा लगता है। अब देखो भाई, मेरा हर महीना में रेंट का कॉस्ट लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लगेगा, स्टाफ का सैलरी लगेगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉस्ट लगेगा, रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगा। तो मेरा डे टू डे ऑपरेशन का कॉस्ट है। और डे टू डे ऑपरेशन का कॉस्ट तो भैया हम तब इनकर करेंगे ना जब कैश मेरे पास होगा। जितना है अगर हम पूरा इन्वेस्ट कर दिया तो भैया हम ये सब खर्चा कैसे करेगा? तो पहला कारण है कैश को होल्ड करने का, डे टू डे एक्सपेंस। मेरा अगला है स्पेक्यूलेटिव नीड्स या स्पेक्यूलेटिव मोटिव। स्पेक्यूलेटिव मतलब क्या? हो सकता है एक इंसान के जीवन में कभी ऐसा पल आए जब उसके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का एक अचानक से मौका आए। अब अच्छा खासा पैसा कमाने का अचानक से मौका आएगा, वो देखो उसको तब अवेल कर पाएगा ना जब उसके पास पहले से कैश पड़ा रहेगा। तो स्पेक्यूलेटिव क्या होता है? कैश को हम लोग काफी बार होल्ड करते हैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो भले हम अपने पास आइडल कैश होल्ड कर रहा है, दिल में चुभेगा यार, हम इंटरेस्ट हो रहे हैं, पर अपने दिल को समझाना कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से हो सकता है अगर मेरे पास एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आए और मेरे पास अगर कैश नहीं, हम कैसे इन्वेस्ट करेगा? तो मेरा अगला क्या है? स्पेक्यूलेटिव मोटिव या स्पेक्यूलेटिव नीड। और तीसरा है प्रिकॉशनरी नीड। प्रिकॉशनरी नीड का मतलब क्या होता है? प्रिकॉशनरी नीड का मतलब यह होता है कि भाई लाइफ इज अनसर्टेन, फ्यूचर इज अनसर्टेन। बाई चांस कोई ऐसा अनहोनी घटना घट जाए जिस चीज के लिए हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, तो अचानक से उस समय कैश का रिक्वायरमेंट होगा, तो भाई वो उस चीज से हम तो तब डील कर पाएगा जब मेरे पास कैश कुछ पड़ा हुआ रहेगा। तो काफी बार कोई अनसर्टेन अनएक्सपेक्टेड इवेंट को अगेंस्ट में हम सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए कैश थोड़ा अपने पास रखता है। एक बड़ा फेमस सेइंग है कि एक इंसान के 3 ही फ्रेंड है, वाह, एक ओल्ड वाइफ, एक ओल्ड डॉग, एक मनी एट बैंक। ये बात मेरा नहीं, तुम लोग स्टडी मैट में लिखा हुआ है। तो भाई पैसा अगर बैंक में है वही राजा है। तो यानी कैश को होल्ड करने का कारण 3 आया। पहला है ट्रांजैक्शन मोटिव, अगला है प्रिकॉशनरी, तीसरा है स्पेक्यूलेटिव। डन। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, 4 तरह का फ्लोट का नाम बताओ। फ्लोट का मतलब क्या? मान लो मैंने अपने कस्टमर को गुड्स बेचा ऑन 30 डेज क्रेडिट, पर इवेंचुअली कस्टमर से पैसा आने में 35 डेज लग गया, तो जो 5 दिन एक्स्ट्रा लग गया ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोट। ऑब्वियस होता है कंपनी कभी नहीं चाहेगा कि उसको एक्स्ट्रा टाइम बाद पैसा मिले, वो चाहेगा जल्दी से जल्दी पैसा आए। तो ये फ्लोट का कारण क्या होता है? फ्लोट का रीजन होता है 4। ये बस खाली 4 नाम याद रखना है। पहला बिलिंग फ्लोट। बिलिंग फ्लोट मतलब क्या? मैंने कस्टमर को गुड्स तो आज भेज दिया, पर बिल भेजने में थोड़ा डिले हो गया, और अगर बिल भेजने में डिले हो गया तो जो 30 डेज काउंट करेगा ना, वो डिलेड टाइम से करेगा। तो एक गुड्स तो चला गया, पर बिल भेजने में डिले हुआ तो पैसा भी और लेट आएगा। इसका नाम है बिलिंग फ्लोट। अगला है मेल फ्लोट। मेल फ्लोट का मतलब क्या? जिस दिन इसका 30 डेज का क्रेडिट पीरियड खत्म होगा, मान लो हमारा कस्टमर चेक भेजता है, कस्टमर है मान लो कोलकाता में, मैं बैठा हुआ हूं मुंबई में, तो कोलकाता से मुंबई चेक आने में मान लो 1 दिन लग गया, तो भाई 1 दिन अगर लेट हुआ तो पैसा मेरे बैंक में 1 दिन लेट आएगा। इसे कहते हैं मेल फ्लोट। तीसरा होता है चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। एक बार मेरे पास चेक आया, अब हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट चेक करेगा कि भाई चेक का अमाउंट ठीक है ना, कौन से बिल के अगेंस्ट में आया, अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा, ये सब जो टाइम पास करेगा, इसे क्या कहते हैं? चेक प्रोसेसिंग फ्लोट। और मेरा आखिरी है बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। एक बार चेक आया, मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करूंगा, फिर बैंक में जो क्लियरिंग साइकिल में टाइम लगता है, तो पैसा आने में थोड़ा और लेट होगा, इसे कहते हैं बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। पहला बिलिंग फ्लोट, अगला मेल फ्लोट, अगला चेक प्रोसेसिंग फ्लोट, लास्ट में बैंक प्रोसेसिंग फ्लोट। डन।
डन। अब भाई अगला जो दो थ्योरी है वो कुछ खास पढ़ने लायक नहीं है, एग्जाम में एक बार आया हुआ है कि अगर बाई चांस एक कंपनी को पैसा चाहिए, तीन सोर्स है, एक है शॉर्ट टर्म, एक है मिड टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। एक है शॉर्ट टर्म, एक है मिड टर्म, एक है लॉन्ग टर्म। ये तीनों सोर्स, ये तीनों जगह से पैसा लाने का सोर्स क्या है? तो शॉर्ट टर्म का मतलब होता है करंट लायबिलिटी, कहीं से भी पैसा लेकर आए, ये पूरा लायबिलिटी साइड है। अब करंट लायबिलिटी के एग्जांपल को याद करो, पहला है क्रेडिटर, ट्रेड क्रेडिटर। और मेरा अगला क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे कहते हैं अक्रूड एक्सपेंसेस। अब इसके अलावा दो तीन नाम याद रखना है, कमर्शियल पेपर, एक हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल। तो ये सब मेरा आया शॉर्ट टर्म नेचर का। तो बस खाली याद रखना, ट्रेड क्रेडिट, अक्रूड एक्सपेंस, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल। अब अगला होता है मिड टर्म पैसा, हम लोग कहां से लेकर आए? तो मिड टर्म देखो, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दोनों में है। अगला इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को डिपॉजिट देता है वो वाला, और एक पब्लिक डिपॉजिट। पर जो इंपॉर्टेंट वाला है वो कौन सा है? लीजिंग। लीजिंग क्या है एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं। देखना, सबसे पहले लीजिंग का मतलब होता क्या है? देखो, वैसे तो देखो तुम लोग का लीजिंग बोल के एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ होगा, AS19। स्टिल लीज का मतलब क्या? मान लो मेरे को क्या चाहिए, एक चाहिए मशीन, और बाई चांस ये मशीन मेरे पास है, फैंटास्टिक। अगर बाई चांस मेरे पास ये मशीन नहीं है और ना मेरे पास उतना पैसा कि हम एक बार में आज के दिन इस मशीन को बाई कर पाए, तो हम क्या करते हैं? जाते हैं एक इंसान के पास और बोलते हैं, भाई देख, ये जो असेट है तेरे पास, ये जो मशीन है तेरे पास, तुम एक काम करिए मेरे को दे दे। यूज करेंगे हम, इसके अगेंस्ट में हम तुमको क्या करेंगे? हर साल लीज रेंटल देते रहेंगे। तो हमारा लेसर कौन है? तो यहां पे दो लोग हो गया, एक जो ओनर है जिसने लीज पर दिया वो है लेसर, जिसने यूज करने के लिए लीज पर लिया वो कौन है? लेसी। अब ऑब्वियस बात है, इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन होगा जहां पे एक फिक्स ड्यूरेशन रहेगा कि लीज अग्रीमेंट कितने साल का है। अब असेट का ओनर है लेसर, पर यूज करने वाला है लेसी। राइट टू यूज इसको दिया गया, फिजिकली ये मशीन इसके पास है, इसके अगेंस्ट में ये क्या देने वाला है? लीज रेंटल। तो इसके अंदर में लिखा रहेगा वो पीरियड क्या है, वो लीज रेंटल क्या है, सबका सब वैल्यू लिखा रहेगा। एग्जाम के अंदर में जनरली क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंशियल लीज। तो देखिए, एक होता है ऑपरेटिंग लीज, एक होता है फाइनेंस लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब क्या? दोनों केस में जो राइट टू यूज है वो दिया रहेगा हमारे लेसी को, पर एक तरह का लीज ऐसा होता है कि मान लो एसेट का यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो हमने ना 5 साल के लिए उसको दे दिया। सो भले ये लीज पर दिया हुआ है और 5 साल के लिए पूरा का पूरा दे दिया, अगर सब्सटैंशियल टाइम पीरियड जो उसका यूजफुल लाइफ है उसके एक सब्सटैंशियल टाइम पीरियड तक भाई अगर लेसी यूज कर रहा है, तो जिस दिन वो रिटर्न करेगा उस दिन लेसर उसका क्या ही कर लेगा। जेरियस केस में बस दिखने के लिए लग रहा है कि भाई ओनर ये है, इसके पास खाली राइट टू यूज है, पर अगर सब्सटैंशियल टाइम पीरियड के लिए दिया हुआ है तो इफेक्टिवली देखा जाए सब्सटेंस ओवर फॉर्म में, तो सही मायने में ये ओनरशिप जैसा ही इसके पास राइट है। पता है इस तरह के लीज को क्या बोलते हैं? फाइनेंस लीज। पर वही लेट्स से अगर इसका यूजफुल लाइफ है 10 साल और हमने लीज पे दिया है 3 साल, तो 3 साल बाद ये रिटर्न कर देगा, और अगर रिटर्न कर देगा तो उसके बाद भी देखो ना अच्छा खासा यूजफुल लाइफ इसका बचा हुआ है। पता है इस तरह के लीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग लीज। तो ऑपरेटिंग लीज में जो लेसर है वो सही मायने में ओनर है, पर फाइनेंस के अंदर में जो लेसी अगर सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगा दे तो भाई ये जो लेसी है वही एक तरह का इसका ओनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है, ऑपरेटिंग लीज में किसके पास रहेगा? लेसर। फाइनेंस लीज में किसके पास रहेगा? लेसी। अगर बाई चांस रिपेयर करवाना है, कौन करवाएगा? यहां पे लेसर, यहां पे लेसी। और बाई चांस कोई ऑब्सोलीट होता है, यहां पे रिस्क किसका है? लेसर का, यहां पे किसका है? लेसी का। अब ऑपरेटिंग लीज में अगर मन चाहे लेसर वो कैंसिल कर सकता है क्योंकि सही मायने में ओनर वो है, पर जो फाइनेंस लीज होता है वो एक तरह का नॉन कैंसिलेबल अरेंजमेंट है कि एक बार लीज पर दे दिया और सब्सटैंशियल पीरियड के लिए दे दिया, तो इफेक्टिवली मान लो लेसी एक तरह का ओनर है। तो और बाई चांस डिफरेंस आता है, खाली एक बात को ध्यान देना, जो फाइनेंस लीज है भले ही हमारा जो ओनर है वो लेसर है, पर पूरा का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा राइट, पूरा का पूरा रिस्क, पूरा का पूरा रिवॉर्ड किसके पास रहेगा? लेसी के पास। जबकि ऑपरेटिंग लीज के अंदर में पूरा का पूरा रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास रहेगा? लेसर के पास। तो ध्यान देना, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसी, रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर।
ऑब्सोलेंस का रिस्क लेसर, ऑब्सोलेंस का रिस्क लेसी। ये कैंसिलेबल है, ये नॉन कैंसिलेबल है। लेसर बेयर करेगा कॉस्ट ऑफ रिपेयर, लेसर यहां नहीं बेयर करेगा, ये कौन करने वाला है? लेसी। सो एग्जाम में कभी कभी डिफरेंस आता है। इसके अलावा दो शॉर्ट नोट, एक होता है सेल एंड लीज बैक। यानी मान लो मिस्टर एक्स ने एक मशीन खरीद लिया, पर भाई वो जब मशीन परचेज कर लिया उसका बहुत बड़ा रुपया लग गया, पर उसको लगाने का इच्छा नहीं था, तब ये क्या करेगा? मिस्टर वाई को खोजेगा और ये क्या करेगा? इसको सेल कर देगा कि भाई तुम ले ले। अब जैसे ही बेचेगा ये ओनर बन जाएगा, और उसके बाद जैसे ही इसको बेच दिया उसके बाद ये वापस से इसको लीज पर ले लेगा। तो देखो नाम क्या है? पहले ये करने वाला है सेल और वापस से वो क्या लेने वाला है? लीज पर। तब इस सिनेरियो में देखो हमारा इसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक। तो बस खाली बुक एंट्री हो रहा है कि भाई मैंने तुमको बेचा, मैं तुमसे लीज पे ले रहा हूं, पर पहले भी एसेट इसके पास था, अभी भी एसेट फिजिकली इसके पास ही है, बस खाली बुक एंट्री ये हो गया। तो इस तरह के केस में जो ओनर ऑफ एसेट है वो एसेट को सेल करता है बायर को और वापस से उस पे लीज पे ले लेता है अगेंस्ट लीज रेंटल। मेरा अगला है लेवरेज लीज। लेवरेज लीज क्या होता है? मान लो मिस्टर एक्स को एसेट चाहिए, ये वाई के पास जाएगा और मिस्टर वाई क्या करेगा? एसेट को परचेज करके इसको दे देगा लीज पर भाई जब मिस्टर एसेट ओनर को ये एसेट को परचेज करेगा तो मान लो उसके खुद के पास रुपया नहीं है, वो क्या करेगा? किसी से लोन पे लेगा और बाद में एसेट परचेज करके इसको लीज पर देगा। इसको बोलते हैं लेवरेज लीज। यानी यहां पर दो नहीं, यहां पे तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गए, लेसर, लेसी एंड जिससे लोन लिया गया वो है लेंडर। तो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुआ बिसाइड लेसर एंड लेसी। लेसर क्या करेगा? जो परचेज कॉस्ट है उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन वो बोरो करेगा, लोन पे लेगा। किससे लेगा? एक थर्ड पर्सन जिसका नाम क्या है? लेंडर। डन। अब एग्जाम में कभी कभी आता है कि कोई फॉरेन इंस्ट्रूमेंट्स का नाम लिखो। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का खाली नाम लिखने आए तो बस खाली नाम लिखा जाना। अब देखो नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, प्लेन वेनिला बॉन्ड, ड्रॉपलॉक बॉन्ड, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यांकी बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, सैमुराई बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड। अब इसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट है उसका ऊपर में टेक्स्ट लिखा हुआ है, नीचे में ऐसे डायग्राम फॉर्म में मैंने समझाया है। तो एक काम करें, पहले कुछ कुछ बॉन्ड का नाम पढ़ते हैं। इसमें ना तुम लोगों को ये सब नाम याद रखना जरूरी है, कोई 4-5 एक एक करके जानते हैं। एग्जाम में नाम याद रखना, एग्जाम में काफी और खाली नाम लिखने बोलता है और कभी कभी एग्जाम के अंदर में कोई एक बोलता है, बोला इस पे ऊपर में शॉर्ट नोट लिखो। दोनों तरह से क्वेश्चन आता है। मेरा पहला है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। देखना मेरा फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड क्या होता है? नाम है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड किसमें डिनोमिनेटेड है? फॉरेन करेंसी में, डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी। अगला, अगर फॉरेन से जाकर हम लोग ऐसे बॉन्ड को इश्यू करके पैसा रेज करते हैं, तब इस केस में देखो पहला बात फॉरेन करेंसी मेरे को मिला और बाहर से पैसा रेज करने में इंटरेस्ट रेट काफी कम रहता है। तो अगला फायदा क्या है? वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस एकमात्र नुकसान क्या है भाई? जिस दिन ये बॉन्ड का रिडेम्पशन का टाइम आ गया, मेच्योरिटी का टाइम पीरियड आ गया, इसको रिडीम करना पड़ेगा ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। ठीक, तो भाई पेमेंट करना पड़ेगा, भले उस समय जिसने पैसा लिया उसके पास पैसा हो या ना हो, पैसा देना पड़ेगा। तीन खास बात, पहला फॉरेन करेंसी में पैसा आएगा, अगला लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिस्क मेच्योरिटी के समय रिडीम करना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। हमारा अगला है प्लेन वनीला बॉन्ड। प्लेन वनीला बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं कि जब बॉन्ड के द्वारा पैसा लिया गया, हम लोग क्या करते हैं? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को संग संग में पेमेंट करते हैं। इसमें कोई तरह का ऑप्शन नहीं है। जनरली इस तरह के बॉन्ड को हम लोग आइदर इशू करते हैं डिस्काउंट में या फिर इन द फॉर्म ऑफ कूपन बेरिंग बॉन्ड। तो आइदर डीप डिस्काउंट बॉन्ड में इशू कर दिए, यानी 100 रुपए के बॉन्ड को हम लोग इशू कर दिए 90 में और रीपेमेंट करने के टाइम 100 रुपीज रीपेमेंट किए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, या फिर डिस्काउंट में इशू ना करके एक अच्छा खासा कूपन बेरिंग बॉन्ड, कूपन का मतलब इंटरेस्ट बेरिंग बॉन्ड रहेगा। पहला नाम फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, अगला है प्लेन वनीला बॉन्ड, तीसरा है ड्रॉपलॉक बॉन्ड। इस तरह का जो बॉन्ड है ये, इसमें इंटरेस्ट रेट रहता है फ्लोटिंग रेट, यानी ये फ्लक्चुएट करता है। अगर ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है फिक्स्ड रेट में, और बाई चांस इंटरेस्ट रेट गिरते 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 एक पहले से प्री डिटरमाइंड लेवल है वहां पहुंच जाए। मान लो हमारा एक बॉन्ड को इश्यू किया गया जहां पे बोला गया है इसका इंटरेस्ट रेट रहेगा एक मिबर या लिबर प्लस एक स्प्रेड,
प्लस लेट्स से 1%। तो देखिए फ्लोटिंग रेट हो गया ना कि मिबर बढ़ेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मिबर गिरेगा इंटरेस्ट रेट गिरेगा, तो एक फ्लोटिंग रेट है। पर ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा फिक्स्ड रेट में अगर बाई चांस ये गिरते 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 बहुत ही कम हो जाए। मान लो एक रेट फिक्स किया गया है, एग्जांपल है 3%। अब मान लो गिरते 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 अगर ये 2% हो गया तो 2 + 1 3। अब इसके बाद भी अगर गिर गया तो भाई जिसने पैसा लगाया उसको कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब ये अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फिक्स्ड रेट में। कब? अगर प्री डिटरमाइंड लेवल के नीचे पहुंच जाए तब। मेरा अगला तरह का बॉन्ड है यील्ड कर्व नोट। यील्ड कर्व का मतलब क्या? एक बॉन्ड के अंदर में यील्ड इंक्रीज होता है अगर इंटरेस्ट रेट गिरे, एंड वाइस वर्सा यील्ड डिक्रीज होता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े, इसीलिए इसे कहते हैं इनवर्स फ्लोटर। अब ये सब ना थोड़ा 2-3 थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, याद रहे तो फैंटास्टिक, अदरवाइज छोड़ देना। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग याद करना। देखो नाम है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, यानी हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन कंट्री में जाकर वहां से लोन लेते हैं, बोरो करते हैं। एक्सटर्नल फॉरेन में जाके कमर्शियल बोरिंग ले रहे हैं, कमर्शियल लोन लिए हैं फ्रॉम नॉन रेसिडेंट, जहां मिनिमम मैच्योरिटी है 3 साल का। ये पैसा किससे लेंगे? इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी, इंटरनेशनल फॉरेन इक्विटी से। जनरली अगर बाहर से जाके पैसा रेस करते हैं, इसका 2 रास्ता होता है, एक ऑटोमेटिक रूट, एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट नाम खुद बता रहा है, यहां पे मेरे को किसी का अप्रूवल लेने का जरूरत नहीं है, हम आराम से ऐसे लोगों से बॉन्ड के द्वारा इश्यू करके पैसा रेस कर सकते हैं। और जबकि अप्रूवल रूट के अंदर में मेरे को आरबीआई या गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। डन। अब यांकी बॉन्ड, यूरो बॉन्ड, सैमुराई बॉन्ड, बुलडॉग बॉन्ड क्या है? ऊपर में गया भाड़ में, सीधा यहां पर देखना। या हम एक काम करते हैं, एक को समझा देते हैं। यांकी बॉन्ड में हम लोग क्या करते हैं, बॉन्ड को डिनोमिनेट करते हैं यूएस डॉलर में। ये कौन इश्यू करने वाला है? अगर यूएस का कंपनी ही यूएस के अंदर में इश्यू करे तब ये यांकी बॉन्ड नहीं है। और नॉन यूएस कंपनी यूएस में आकर बॉन्ड के द्वारा वो पैसा ले रहा है इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर, तब उसे कहते हैं यांकी बॉन्ड। अब सिंस वो यूएस के अंदर में बॉन्ड को इश्यू किया गया है, तो यहां पे जो यूएस का रेगुलेशन है, जहां पे एसईसी रेगुलेशन है, वो अप्लाई करेगा। तो बॉन्ड यूएस में इश्यू किया गया तो एसईसी लगने वाला है, जो यूएस का, जैसे इंडिया में सेबी होता है वहां पे एसईसी होता है। कौन सा करेंसी में? डॉलर में। किसने इश्यू किया? नॉन यूएस बैंक, नॉन यूएस कॉर्पोरेशन। सो नॉन यूएस वाला यूएस में आके लेता है डॉलर में पैसा, उसे कहते हैं यांकी बॉन्ड। मेरा अगला है सैमुराई बॉन्ड। यहां पे था यूएस, यहां पे ध्यान देना जापान, यानी नॉन जापान का कंपनी जापान में आके इश्यू करता है, जापान के करेंसी जापानीज येन में। तो कौन सा रेगुलेशन लगेगा जापान का? उसका कारण क्या था? कैपिटल रेज करना है जापान से। डन। वही अगर बाई चांस यूके का कोई नॉन यूके कंपनी इश्यू कर रहा है यूके में आके, लंदन में आके, कौन से करेंसी में? लंदन के करेंसी में जो है जीबीपी, तो वहां पे कौन सा रेगुलेशन लगेगा? ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ग्रेट ब्रिटेन का। तो देखो मेरा बॉन्ड क्या था, मान लो रिलायंस वाला यूएस में जाके डॉलर ले रहा है, बॉन्ड इश्यू कर रहा है, इसे कहते हैं यांकी बॉन्ड। और रिलायंस वाला जापान में जाके बॉन्ड इश्यू कर रहा है, जापानीज येन ले रहा है, इसे कहते हैं सैमुराई बॉन्ड। और रिलायंस वाला अगर यूके में जाके बॉन्ड इश्यू कर रहा है, पाउंड ले रहा है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा के, इसे कहते हैं बुलडॉग बॉन्ड। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है यूरो बॉन्ड क्या होता है? यूरो बॉन्ड का मतलब क्या? कोई भी एक देश का कंपनी किसी दूसरे देश में जाके तीसरे करेंसी में बॉन्ड को रेज करता है, उसे कहते हैं यूरो बॉन्ड। ब्रिटिश कंपनी को बॉन्ड इश्यू करना है जर्मनी में, ब्रिटिश कंपनी जीबीपी लगेगा, जर्मनी में लेना है जो यूरोप का है, यानी यूरो होना चाहिए। अब कौन से करेंसी में ले रहा है? यूएस डॉलर में, इसे कहते हैं यूरो बॉन्ड। यानी जो हमारा ब्रिटिश का कंपनी है वो क्या करेगा? अपने लंदन के एक बैंक को बोलेगा भाई मेरे को जर्मनी से पैसा चाहिए। तो जो एचएसबीसी लंदन है वो जर्मनी, एचएसबीसी जर्मनी में कॉन्टैक्ट करेगा, भाई सुन हमारे देश के एक कंपनी को तेरे देश से बॉन्ड के द्वारा पैसा रेस करना है। तब इस केस में क्या इशू करने वाला है? यूरो बॉन्ड। ये क्या करेगा? ऐसे यूरो बॉन्ड को यहां पे इशू करेगा, डॉलर लेगा, पैसा यहां पे ट्रांसमिट करेगा, इसके लोकल कस्टोडियन में आ गया। तो देखना मेरा यूरो बॉन्ड क्या है, जहां पे कोई भी बॉन्ड को ट्रेड करता है इन कंट्री यूजिंग अ करेंसी अदर देन द वन इन विच बॉन्ड इज डिनोमिनेटेड। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल लास्ट पैरा में लिखा हुआ है। एक ब्रिटिश का कंपनी यूरो बॉन्ड इश्यू कर रहा है जर्मनी में, किसमें डिनोमिनेट कर रहा है? यूएस डॉलर में। अब यूरो के अंदर में यह मत कंफ्यूज हो जाना कि खाली यूरोप का ही कंट्री हो सकता है, कोई भी दुनिया का कोई भी एक देश के कंपनी किसी दूसरे देश से पैसा ले रहा है किसी तीसरे देश के करेंसी के अंदर में, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं?
यूरो बॉन्ड। सर एग्जाम के अंदर में आता है, कोई बताओ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के एग्जांपल, तो एफसीसीबी हो गया, अगला प्लेन वनीला बॉन्ड हो गया, ड्रॉप लॉक बॉन्ड हो गया, यील्ड कर्व नोट हो गया, अगला याकी बॉन्ड हो गया, अगला सैमुराई बॉन्ड हो गया, अगला बुलडॉग बॉन्ड हो गया, अगला यूरो बॉन्ड हो गया। डन। सो तुम लोग अगर इस चीज को ध्यान रखेगा, ये डायग्राम के फॉर्म में बनाया और 2-3 लाइन का आराम से आंसर लिख सकता है। चलो क्लियर है। मेरा अगला है कुछ इंडियन बॉन्ड। अब जो इंडिया के अंदर में जो बॉन्ड है उसके अंदर में 3 तरह का मेन बॉन्ड है, पर हम लोग को नाम याद रखना है मसाला बॉन्ड। एग्जाम में एक बार ये 2 मार्क का आया हुआ है। मेरा मसाला का मतलब क्या होता है? स्पाइसेस। मसाला बॉन्ड क्या है? जब इंडिया के अंदर में एक कंपनी विदेश में जाकर पैसा लेकर आ रहा है बॉन्ड को इश्यू करते हुए इंडियन रुपी में, वापस सुनो, एक रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जहां पे इंडिया का कॉर्पोरेट बोरोवर, इंडिया की कंपनी सेल कर रहा है इन्वेस्टर इन ओवरसीज मार्केट, यानी ऐसे बॉन्ड को आउटसाइड इंडिया इशू किया जाता है, पर उसका करेंसी उस देश का करेंसी नहीं रहेगा, मेरे देश का करेंसी रहेगा, जिसे क्या कहते हैं? इंडियन रुपीस। ऐसा एनटीपीसी ने इशू किया गया था मसाला बॉन्ड 2016 में। मेरा अगला है म्युनिसिपल बॉन्ड। जब भी कोई एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को अपने म्युनिसिपैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए बॉन्ड को इशू करके पैसा लेना पड़ता है, इसे कहते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड। एग्जांपल, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया था। मेरा अगला है गवर्नमेंट या ट्रेजरी बॉन्ड, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आरबीआई या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कभी भी बॉन्ड को इशू करता है पब्लिक से पैसा लेने के लिए, इसे कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड। अब एक छोटा सा डिफरेंस होता है, एक वर्ड है कॉलेबल बॉन्ड, एक है पुटेबल बॉन्ड। मान लो हमारे एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्टर से बॉन्ड को इशू करके रेस किया है पैसा, लेट्स से 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और मेच्योरिटी क्या है? मान लो 5 साल। यानी 5 साल बाद वो क्या करेगा? ऐसे बॉन्ड का जो पैसा लिया हुआ है उसको वापस रीपेमेंट कर देगा इन्वेस्टर को। पर अगर बाई चांस ये कॉलेबल बॉन्ड है, तो हमारा इस केस में एक्स लिमिटेड के पास ये राइट है कि ये 5 साल के पहले वो क्या कर सकता है? इस बॉन्ड को पूरा रिडीम कर सकता है। पर इस केस में इन्वेस्टर बोलेगा भाई हम तुमसे पहले पैसा क्यों ले? तो जितना भी इसको पैसा देना था उससे थोड़ा प्रीमियम में देगा। ठीक, इसे कहते हैं कॉलेबल बॉन्ड। जब ये राइट टू रिडीम किसके पास है? जिस कंपनी ने इसे इशू किया था। पर वही अगर बाई चांस पुटेबल बॉन्ड क्या होता है? जब कोई इन्वेस्टर 5 साल तक बोलेगा भाई हम 5 साल इंतजार नहीं करेंगे, तुम एक काम करो मेरे को 3 साल में पैसा दो, तब ये कंपनी बोलेगा भाई हम तुमको पैसा क्यों दे? बोला ठीक है तुम एक काम कर मेरे को डिस्काउंट में दे दे, पर मेरे को तुरंत पैसा चाहिए। यानी कॉलेबल बॉन्ड में राइट था इश्यू जिसने किया उसके पास, पुटेबल बॉन्ड में ये राइट है किसके पास? जो इन्वेस्टर है। कॉलेबल बॉन्ड में इशुअर के पास राइट है टू रिडीम द बॉन्ड बिफोर मेच्योरिटी, जनरली एट प्रीमियम। पुटेबल बॉन्ड में इन्वेस्टर के पास राइट है टू सेल द बॉन्ड बिफोर मेच्योरिटी, जनरली एट अ डिस्काउंट। डन है यहां तक? अब 6-7 स्पेशल आइटम जहां पे जीडीआर, एडीआर, आईडीआर, ब्रिज फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, अगला हमारा पैकिंग क्रेडिट एंड डेट सिक्योरिटाइजेशन के बारे में बात करना है। हर एक के अंदर में मैंने पहले डायग्राम बनाया, हम डायग्राम से समझाएंगे। एग्जाम में डायग्राम बनाना और बस जो मैंने बनाया है उसको इंग्लिश में नीचे लिख देना। पहला बात करते हैं जीडीआर। देखो नाम है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। एग्जांपल, मान लो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया के कंपनी, और मान लो डिसाइड किया चलो एक काम करते हैं, मेरे को लंदन से पैसा रेज करना है इक्विटी को इश्यू करके। तब ऑब्वियस सा बात है इंडिया की कंपनी सीधा लंदन में जाके तो पैसा रेज कर नहीं पाएगा, तो हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या करेगा? जो उसके इंडिया का एक बैंक है जिसमें इसका अकाउंट है, मान लो एचएसबीसी मुंबई, इसको बोलेगा भाई सुन मेरे को लंदन से पैसा चाहिए। अब ये एचएसबीसी मुंबई क्या करेगा? लंदन के एचएसबीसी से कांटेक्ट करेगा, भाई सुन हमारे देश का एक बहुत बड़ा कंपनी को तेरे देश के इन्वेस्टर से पैसा लेना है। अब एचएसबीसी लंदन बोलेगा घबराओ मत, ये पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा? रिलायंस वाला एचएसबीसी लंदन को तो जानता नहीं था, वो अपने एचएसबीसी मुंबई को जानता था, उसको बोलेगा लोकल कस्टोडियन। और एचएसबीसी क्या करेगा? सॉरी, रिलायंस क्या करेगा? इक्विटी शेयर को इश्यू कर देगा अपने लोकल कस्टोडियन को। जैसे इक्विटी शेयर इशू करेगा, अब एचएसबीसी मुंबई एचएसबीसी लंदन को बोलेगा भाई सुन मेरे को इक्विटी शेयर मिल गया, तुम उसके इक्विवेलेंट इक्विटी शेयर को लंदन में इशू कर। पता है इसे कहते हैं ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। ओवरसीज क्योंकि मेरे इंडिया का नहीं किसी विदेश का है, ओवरसीज।
और ये रिलायंस वाला इसको एज अ डिपॉजिटरी अपॉइंट किया है, इसीलिए नाम है डिपॉजिटरी बैंक। एक बार ये इक्विटी शेयर इसको मिल गया, ये इसको इन्फॉर्म किया। अब एचएसबीसी क्या करेगा, ऐसे इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा। वहां पे नाम इक्विटी शेयर नहीं होगा, नाम होगा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा तो ऑब्वियस सा बात है लंदन के इन्वेस्टर से पैसा मिलेगा, पर इंडियन रुपी में नहीं, वो तो लंदन के करेंसी में मिलेगा, फॉरेन करेंसी में मिलेगा। और एक बार ये पैसा फॉरेन करेंसी में मिल गया, ये पैसा यहां पर इसको ट्रांसफर करेगा। और एक बार ये ट्रांसफर कर दिया, एचएसबीसी मुंबई रिलायंस वाले के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। अब जनरली जो डिपॉजिटरी रिसिप्ट आया, जैसे इंडिया के अंदर में कोई इक्विटी शेयर का ट्रेडिंग होता है बीएससी एनएससी में, सिमिलरली फॉरेन के अंदर में ऐसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट का ट्रेडिंग होता है फॉरेन के स्टॉक मार्केट में। लंदन का स्टॉक मार्केट क्या है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे इसको लिस्ट कराया जाएगा। तो देखो पूरा अरेंजमेंट क्या, एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। और मान लो इंडिया के कंपनी को वर्ल्ड में किसी भी एक कंट्री से पैसा रेज करना है, वो सबसे पहले जाएगा अपने लोकल कस्टोडियन के पास, उसको इक्विटी शेयर इशू करेगा। अब लोकल कस्टोडियन अपने काउंटर पार्ट लंदन को बोलेगा, भाई सुन, तुमको मेरे को इक्विटी शेयर मिल गया, तेरे को उसके अगेंस्ट में क्या करना है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करना है। और मीनवाइल इसको अपॉइंट किया एज अ डिपॉजिटरी, इसीलिए इसका नाम है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब यहां पे जितना इक्विटी शेयर मिला है उसके करस्पॉन्डिंग ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा इन्वेस्टर्स ऑफ लंदन को, और वहां से आने वाला है पैसा फॉरेन करेंसी में। जैसे ही फॉरेन करेंसी में पैसा मिला, ये ट्रांसफर करेगा एचएसबीसी मुंबई, जिसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो देखो जीडीआर का फायदा क्या, रिलायंस वाला पैसा रेज किया सीधा विदेश से, फॉरेन करेंसी में पैसा आया सीधा उसके बैंक अकाउंट के अंदर में। करने का फायदा क्या, ग्लोबल इमेज, रेपुटेशन, गुडविल बढ़ेगा। अब एक और ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया है, उसके बाद ऑब्वियस सा बात ऐसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट को लिस्ट कराया जाएगा लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। तो एक और ये डायग्राम बनाए, उसके बाद देखो वही सब लिखा हुआ है कि डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू किया गया है ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक को। पैसा कहां से लिया जा रहा है, नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर को अगेंस्ट शेयर्स ऑफ इशूइंग कंपनी। इंडियन रुपी का शेयर जो डोमेस्टिक मार्केट में था वो इशू किया जाएगा लोकल कस्टोडियन को। ऑब्वियस आता है फॉरेन से पैसा मिलेगा इधर डॉलर या यूरो में। अब ये ट्रेडिंग किया जाएगा फॉरेन सिक्योरिटी मार्केट में, एग्जांपल लंदन या लग्जमबर्ग में। ऑब्वियस आता है इनका कुछ वोटिंग राइट रह सकता है। पहला कंपनी जिसने जीडीआर इशू किया था वो था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मेरा अगला होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। हर चीज रहेगा सेम, खाली नाम खुद बता रहे हैं। यहां पे कोई भी इंडिया का कंपनी को अगर पैसा अमेरिका से लेना है तो इशू करेगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। सब चीज रहेगा सेम, खाली इन्वेस्टर ऑफ लंदन, लंदन की जगह आ जाएगा यूएस, यूएस एंड यूएस, बाकी पूरा प्रोसेस सेम। तो जरा देखिए एडीआर, इन्फोसिस को मान लो यूएस से पैसा लेना है, ये जाएगा अपने लोकल कस्टोडियन के पास एचएसबीसी मुंबई। अब एचएसबीसी मुंबई, एचएसबीसी न्यूयॉर्क जो यूएस में है, उसको बोलेगा भाई देख मेरे कंपनी को तेरे देश से पैसा लेना है, तो इक्विटी शेयर इसने इशू किया लोकल कस्टोडियन, ये इसको डिपॉजिट का अपॉइंट करेगा एज डिपॉजिटरी। ये कौन है, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये क्या करेगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा, पैसा मिलने वाला है यूएस डॉलर में। जैसे ही डॉलर मिला पैसा ट्रांसफर करेगा, इसके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और ऑब्वियस सा बात ऐसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट को लिस्ट कराया जाएगा यूएस के स्टॉक एक्सचेंज में, इसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या फिर नैस्डैक। अब यूएस के अंदर में एक झमेला थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है, वो क्या है, एसईसी कंप्लायंस का, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंप्लायंस का। बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम। मैंने ना एग्जांपल इन्फोसिस का क्यों दिया, क्योंकि पहला कंपनी जिसने काम कराया था वो कौन था, इन्फोसिस। वहां पे रजिस्ट्रेशन फीस ज्यादा है, लीगल फीस ज्यादा है, कंप्लायंस ज्यादा है, बस ज्ञान का बात। ठीक। मेरा एक होता है इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जहां पे विदेश के कंपनी को इंडिया से पैसा लेना है। मान लो एग्जांपल स्टैंडर्ड चार्टर्ड पीएलसी लंदन का कंपनी है, तो अपने लंदन के बैंक को बोलेगा भाई सुन भारत से पैसा लेना है, तो ये भारत के बैंक को अप्रोच करेगा। तो उसके लिए ये लोकल कस्टोडियन, भारत का बैंक डिपॉजिटरी, ओवरसीज डिपॉजिटरी बैंक। अब ये क्या करेगा, डिपॉजिटरी रिसिप्ट इशू करेगा इन्वेस्टर्स ऑफ इंडिया से, इंडियन रुपी में पैसा मिलेगा और लिस्ट करा जाएगा बीएससी एनएससी में। तो यानी अगर जीडीआर क्लियर है तो एडीआर आईडीआर तो एनीवेज क्लियर है, वेरी इजी। चलो अब मेरा एक अगला टॉपिक होता है ब्रिज फाइनेंस। ब्रिज फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मान लो हमारे कंपनी को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा लेना बड़ा आसान होता है, बैंक के पास गए भाई बैंक पैसा दे तुरंत पैसा देगा, ऐसा जीवन में नहीं होता।
तो उसके लिए सबसे पहले हमारा कंपनी क्या करता है, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाता है जिसे हम लोग कैपिटल बजटिंग बोलते थे। ये बिजनेस करने से फ्यूचर में कैश इनफ्लो क्या आएगा, कैश आउटफ्लो क्या रहेगा। एक और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया, अब इसको समझ में आ गया कि भाई कैश आउटफ्लो का क्या कितना लगेगा, डिसाइड तो हो गया भाई 100 करोड़ लगेगा मान लो कैश आउटफ्लो। अब कहां से रुपया लाए, आइडेंटिफाई करेगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, एचएसबीसी से लाए, एसबीआई से लाए, एचडीएफसी से लाए, कोटक से लेकर आए, आईसीआईसीआई से लेकर आए। अब हर एक जगह से कोटेशन मंगाएगा, भाई इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके बेसिस पे सिलेक्ट करेगा कि भाई मेरे को किससे पैसा लेना है। एक बार डिसाइड हो गया, मान लो मेरे को पैसा लेना है एचडीएफसी से, अब ये फॉर्मल लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा कि है मेरे एचडीएफसी, मुझे आपसे 100 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक, अब एक बार लोन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो कौन सा बैंक तुरंत लोन देगा। अब आगे लोन क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट का अप्रेजल करेगा। वो ये देखेगा कि भाई ये 100 करोड़ रुपया लेकर करने क्या वाला है, कहां पे यूज करेगा, जहां पे भी यूज करेगा वहां से उतना प्रॉफिट कमा पाएगा ना कि मेरे इंटरेस्ट को आराम से रिपेमेंट कर पाए। अब एक और प्रोजेक्ट अप्रेजल करेगा एचडीएफसी बैंक, उसके बाद ये क्या करेगा, एक लेटर ऑफ इंटेंट देगा या सैंक्शन लेटर, सैंक्शन कर देगा कि ठीक है हम आपको लोन देने को तैयार है, लेटर ऑफ इंटेंट मेरा इच्छा है लोन देने का। अब एक और ये लेटर आ गया, लेटर ऑफ इंटेंट, कि हम आपको लोन देने को तैयार है, पर उसके बाद बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज होता है। हमारा कंपनी क्या करेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा, चार्ज क्रिएट करेगा लॉ में, ऐसे चार्ज को रजिस्टर करेगा, क्रिएट करेगा, रजिस्टर करेगा। ये सब करने में लीगल डॉक्यूमेंटेशन में 2 महीना पार हो जाता है। यानी एक और लेटर ऑफ इंटेंट आया, उसके बाद 2 महीना बाद मुझे पैसा मिलने वाला है बैंक से। तो ये जब मेरे को पता ही है कि इवेंचुअली जाके मेरे को लोन मिलेगा, पर पैसा मिलेगा 2 महीना बाद, तो हम 2 महीना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो इसी बीच में हमारा एक कंपनी क्या करने वाला है, हमारा एक कंपनी क्या करने वाला है, किसी और बैंक में जाएगा, बोलेगा भाई देख मेरे पास लेटर ऑफ इंटेंट आया हुआ है, चलिए मेरे को 2 महीना पैसा मिलेगा, पर हम 2 महीना तक वेट नहीं करना चाहते, मेरे को बिजनेस तुरंत शुरू करना है, तुम एक काम कर मेरे को तुरंत शॉर्ट टर्म लोन दे, हम तेरे को 2 महीना बाद चुका देंगे जैसे ही मेरे को एचडीएफसी से पैसा मिलेगा। पता है इस शॉर्ट टर्म लोन को क्या बोलते हैं, ब्रिज फाइनेंस। लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, पर असली में लोन मिलेगा 2 महीना बाद, इस 2 महीने के गैप को मैंने ब्रिज कर दिया, नाम क्या है, ब्रिज फाइनेंस। तो देखो ब्रिज फाइनेंस क्या होता है कि जनरली कमर्शियल बैंक शॉर्ट पीरियड के लिए लोन होता है कब, जब ऑलरेडी डिसबर्स होने में बैंक से लगेगा थोड़ा टाइम, कारण क्या, सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना है, अगला चार्ज क्रिएट करना है, इवन दो पॉजिटिव अप्रेजल दिया जा चुका है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, तो ये बिना कोई टाइम वेस्ट किए फटाफट लोन लेना चाहता है। ऐसा टेम्पररी लोन का रीपेमेंट कहां से करेगा, जब एचडीएफसी से लोन मिल जाएगा। ऑब्वियस सा बात है, जो शॉर्ट टर्म का अरेंजमेंट का लोन रहेगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा, पर इसको झमेला नहीं है, दूसरा बैंक को टेंशन नहीं है कि उसके पास ऑलरेडी एक गारंटी आया हुआ है, वो लेटर ऑफ इंटेंट और पर्सनल प्रॉमिसरी नोट हमारा प्रमोटर प्रोवाइड करेगा। जाना यहां तक। अब अगला देखो हमारा पैकिंग क्रेडिट, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग एंड डेट सिक्योरिटाइजेशन में 3 और है थ्योरी, और मोटा मोटी फिर हमारा ये खत्म होता है। अब देखो हमारा अगला है पैकिंग क्रेडिट या प्री शिपमेंट फाइनेंस। देखो हमारा पैकिंग क्रेडिट या प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब क्या, पहले ये क्या है एक बार हम इसको समझाता है, उसके बाद हम लोग जो नीचे का थ्योरी पढ़ लेंगे। देखो मेरा पैकिंग क्रेडिट या प्री शिपमेंट फाइनेंस का मतलब क्या, कि अगर बाई चांस हमारी कंपनी को बैंक के पास जाकर फाइनेंस करना है, ये थ्योरी नंबर 17 है, बस खत्म होने वाला है, और बाई चांस हमारी कंपनी को बैंक के पास जाकर पैसा चाहिए, फाइनेंस करना है, लोन लेना है, क्यों लोन लेना है, ताकि इसके पास ना एक ऑर्डर आया हुआ है, एक परचेज ऑर्डर आया हुआ है एक विदेश के कस्टमर का। अगर कोई एक फॉरेन कंट्री से कोई कस्टमर को मेरे से गुड्स परचेज करना है, तो भाई हम तो तब बेचेगा जब पहले उसको बनाएगा, और बनाने के लिए मेरा कुछ खर्चा लगेगा, और अगर खर्चा लगेगा तो मेरे पास पहले पैसा लगेगा। अब मान लो मेरे पास पैसा है तो फैंटास्टिक, अगर बाई चांस पैसा नहीं है तो हम जाएंगे एक बैंक के पास। पता है इस तरह के लोन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग क्रेडिट या प्री शिपमेंट फाइनेंस। यानी ऐसे कस्टमर को शिप करने के पहले प्री माने पहले मेरे को चाहिए लोन ताकि हम गुड्स बना पाए, नाम है प्री शिपमेंट फाइनेंस या पैकिंग क्रेडिट। जैसे एग्जांपल देखो क्या है, मान लो हमारा आईटीसी लिमिटेड कोलकाता एक कंपनी, इसके पास एक कस्टमर आया एमएनओ पीएलसी लंदन। अब जब वो मेरे पास आया है तो ऑब्वियस बात है मेरे से फोन में बात नहीं किया होगा, एक परचेज ऑर्डर दिया होगा कि भाई आईटीसी मेरे को तुमसे गुड्स परचेज करना है, देखा ऑर्डर।
अब जब परचेज ऑर्डर देगा तो भाई आईटीसी वाला तो तब गुड्स उसको डिलीवर करेगा जब सबसे पहले वो गुड्स को बनाएगा। अब गुड्स को बनाएगा तो तब जब पहले वो गुड्स के बनाने के लिए उसके पास पैसा रहेगा, तो ये क्या करेगा, अपने बैंक के पास जाएगा एचडीएफसी कोलकाता कि भाई प्लीज मेरे को लोन दो। ठीक, अब ये लोन किस बेसिस पे देगा, वो किस बेसिस पे देगा, एक परचेज ऑर्डर दिखाएगा कि देखो 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 भैया परचेज ऑर्डर आया हुआ है, इस परचेज ऑर्डर के लिए मेरे को तेरे से लोन लेना पड़ रहा है, जैसे हम गुड्स उसको बेचेंगे मेरे को पैसा मिलेगा, हम तेरे को लोन रिपेमेंट कर देंगे। तो भाई ये बैंक वाला क्या देखेगा, ऐसा परचेज ऑर्डर। जनरली क्या होता है जब परचेज ऑर्डर उसके पास आएगा तो भाई चीज ऐसा है ना कि वो गुड्स इसको सेल तो कर देगा, पर अगर बाई चांस ये इसको पैसा नहीं दिया तो आईटीसी वाले को चाप हो जाएगा, और अगर वो विदेश में कोई दूसरे देश में बैठा है वो कहां जाके उससे लड़ेगा, कौन से कोर्ट में लड़ेगा। तब पता है आईटीसी वाला क्या बोलेगा इस कंपनी को, भाई तेरे को गुड्स तो दे देंगे पर तुम अपने बैंक के पास जाओ और बोलो मेरे को एक इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दो। आईटीसी इसको बोलेगा तुम अपने बैंक के पास जाओ और बैंक को बोल तुम इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दो। इररिवोकेबल मतलब क्या, एक बार उसने इश्यू कर दिया वो रिवोक किया वापस से उसको ले नहीं सकता। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या, ये बैंक वाला इस कंपनी के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है कि भाई अगर ये बाई चांस इसने पेमेंट नहीं किया तो बैंक बोलेगा भाई तुम घबरा मत, हम पेमेंट करेंगे। अब जो लेटर ऑफ क्रेडिट आएगा वो सीधा किसको आएगा, मेरे बैंक को, आईटीसी के बैंक को। तो जो आईटीसी को पहला परचेज ऑर्डर दिख गया, अगला दूसरे बैंक का गारंटी दिख गया, तो इस सिनेरियो में भाई इसके पास कोई डर का बात नहीं है, वो दोनों डॉक्यूमेंट को देखकर क्या देगा, इसको आराम से लोन देगा। इसी लोन का नाम क्या है, प्री शिपमेंट फाइनेंस या पैकिंग क्रेडिट। जनरली क्या होता है, एक बार इसको लोन मिल गया, ये गुड्स बनाएगा, गुड्स बनाने के बाद ये क्या करेगा, शिप के अंदर में गुड्स को लोड करेगा या फिर फ्लाइट से भेजेगा। अब शिप में लोड करे या फ्लाइट पे भेजे, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा ना आईटीसी को। अब शिप से भेजेगा, नाम क्या है, शिपिंग बिल। फ्लाइट से भेजेगा, उसका नाम क्या है, एयरवे बिल। या शिप से भेजने पे एक और डॉक्यूमेंट मिलता है, बिल ऑफ लीडिंग। अब जैसे ही इसमें लोड किया उसको शिपिंग बिल मिला, बिल ऑफ लीडिंग मिला, एयरवे बिल मिला। अब आईटीसी वाला क्या करेगा, ये तीनों डॉक्यूमेंट को डिस्पैच करेगा एचएसबीसी लंदन, कि जब गुड्स यहां पर पहुंचेगा तो ये डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा इस कंपनी को, तभी तो गुड्स को उतारने दिया जाएगा। अब ये देगा एचएसबीसी लंदन को। अब एचएसबीसी लंदन बोलेगा एमएनओ को, भाई देख डॉक्यूमेंट आ गया और गुड्स तेरे को चाहिए तो जितना पेमेंट करना था तुम पहले पेमेंट कर दे। तो ये क्या करेगा, पेमेंट करेगा, और जैसे ही पेमेंट कर देगा ये डॉक्यूमेंट इसको सारा दे देगा। तब देखो इसका लाइबिलिटी भी खत्म, इसका भी झमेला खत्म, इसका भी झमेला खत्म। तो ये पूरे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं प्री शिपमेंट फाइनेंस। वापस से, अगर आईटीसी के पास फॉरेन से कोई परचेज ऑर्डर आता है गुड्स डिलीवर करने का, आईटीसी इसको बोलेगा तुम अपने बैंक को बोलो कि मेरे बैंक को एक इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट दे। तब एचडीएफसी कोलकाता को जैसी लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा, अगला परचेज ऑर्डर दिखाएगा, इसको आराम से लोन दे देगा। इसी लोन का नाम है प्री शिपमेंट फाइनेंस, सरल भाषा में। अब जो प्री शिपमेंट फाइनेंस या पैकिंग क्रेडिट होता है उसके अंदर में एक होता है क्लीन पैकिंग क्रेडिट, जहां पे आईटीसी जो एक्सपोर्ट कर रहा है एडवांस दिया जा रहा है एक्सपोर्टर को, क्या दिखा के, परचेज ऑर्डर या इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। और ऑब्वियस सा बात है थोड़ा मार्जिन मनी मेंटेन करना पड़ेगा। एक और तरीका होता है पैकिंग क्रेडिट देने का, पैकिंग क्रेडिट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन एंड प्लेज ऑफ गुड्स। हाइपोथिकेशन का मतलब क्या, फिजिकल गुड्स आईटीसी के पास है, बस खाली उस गुड्स पे जो अधिकार है वो हाइपोथिकेट कर दिया, एक तरह का गिरवी कर रख दिया है एचडीएफसी को, कि जस्ट इन केस अगर आईटीसी इस लोन का रिपेमेंट नहीं कर पाता तो एचडीएफसी के पास राइट है ऐसे स्टॉक को बेचकर वो क्या करे, अपने लोन के पैसे को रियलाइज करे। अगला होता है प्लेज। प्लेज का मतलब जहां पे फिजिकली गुड्स एचडीएफसी के कस्टडी में पड़ा रहेगा। फोर्थ वाला होता है ईसीजीसी गारंटी। ईसीजीसी का मतलब एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कमीशन, यानी जब ये एक्सपोर्ट कर रहा है तब वो पता है एक इंस्टीट्यूशन में जाके एक इंश्योरेंस लेगा। क्या इंश्योरेंस लेगा कि बाई चांस एमएनओ पे पैसा ना दे तो ये इंस्टीट्यूशन के पास जाके इंश्योरेंस लिया है कि आप प्लीज मुझे पैसा दे देना। अब जैसी ये गारंटी मिला हुआ है तो एचडीएफसी का टेंशन खत्म कि चलो ठीक है, अगर बाई चांस यहां से पैसा नहीं भी आया तो एटलीस्ट ईसीजीसी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, जो एक्सपोर्ट में जो क्रेडिट दिया जा रहा है उसका गारंटी दे रहा है, तो इसका प्रीमियम देना पड़ता है एटीसी को, तो ईसीजीसी। और अगला एक होता है फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, कि जब ये पैसा मिलेगा वो तो डॉलर में मिलेगा, तो एक्सचेंज रेट अगर फ्लक्चुएट है तो कोई नुकसान हुआ तो उसका पहले से तुम एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो
कि एक्सचेंज रेट के चेंज होने पे कोई भी रिस्क मेरा नहीं रहेगा। तो देखो पैकिंग क्रेडिट होता क्या है, जहां पे एक एडवांस दे रहा है एक बैंक आईटीसी को। जो आईटीसी है उसके पास अगर फर्म एक्सपोर्ट ऑर्डर यानी परचेज ऑर्डर है या इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट है, वो बैंक के पास जाएगा लोन लेने के लिए। जनरली जो भी एक्सपोर्ट किया जाता है उसका पैसा मैक्सिमम 180 डेज के अंदर में आ जाता है। जैसे ही पैसा मिलेगा वो लोन का रीपेमेंट कर देगा। अब जो पैकिंग क्रेडिट दिया जाता है वो ऑब्वियस सा बात है शॉर्ट टर्म है। एक होता है क्लीन पैकिंग क्रेडिट, जहां पे वो परचेज ऑर्डर या लेटर ऑफ क्रेडिट के बेसिस पे लोन दे देगा। अगला होता है हाइपोथिकेशन या प्लेज ऑफ गुड्स। अगला होता है ईसीजीसी, जहां पे गारंटी दिया हुआ है ईसीजीसी के द्वारा, और बाई चांस पैसा नहीं मिला कस्टमर से, ईसीजीसी से मिलेगा। अगला फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? हमारा अगला थ्योरी है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। जो हमारा वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग है, इसका मतलब क्या? मान लो एक नया नया एंटरप्रेन्योर जिसके पास ना पैसा है ना एक्सपीरियंस है, पर उसके पास जबरदस्त क्वालिफिकेशन है पर ना एक्सपीरियंस है ना पैसा, उसको एक हाई रिस्की वेंचर करना है। अगर बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको कुछ नहीं देगा। तो ऐसे लोग को फाइनेंस करने के लिए वो जाने वाला है एक इंडिपेंडेंट आदमी के पास, जो इस तरह के स्टार्टअप को, जो उसका हाई रिस्की वेंचर है, शार्क टैंक जैसे दिखे ना, तो जाने वाला है एक इंसान के पास इस तरह के क्या नाम है, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए। तो जो आदमी जाएगा उसे कहते हैं वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग, जिसके पास जाएगा उसे कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा? पैसा इसको देगा, उसके अगेंस्ट में आइदर इक्विटी या डेट लेगा। तो ध्यान देना है, ऐसा हाई रिस्की वेंचर है, क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर है, पर दो चीज का कमी, एक्सपीरियंस और फंड। वो इश्यू करेगा डेट या इक्विटी और उसके तहत वो पैसा लेगा वेंचर कैपिटलिस्ट से। अब ऐसा वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का तरीका होता है चार। एक को बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग, एक होता है कंडीशनल लोन, एक होता है पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर, एक होता है इनकम नोट। एग्जाम के अंदर में आता है चार तरह का वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या है, जरा नाम बताओ। तब इक्विटी फाइनेंसिंग में क्या होता है? ये भाई पैसा देगा, इसके अगेंस्ट में इक्विटी शेयर मांगेगा। अब इक्विटी शेयर का फायदा क्या? लंबे समय तक पैसा मिलेगा। शुरुआत के अंदर में जब लॉस रहेगा तो इक्विटी वाले को कुछ नहीं देना, तो इसके लिए फायदा, पर ये मैक्सिमम 49% देना चाहेगा अपने इक्विटी का, और 50 से ज्यादा दे दिया तो कंट्रोल इसके पास आ जाएगा। अगला, आइदर ये लेगा कंडीशनल लोन के द्वारा पैसा। अब जनरली लोन के अंदर में इंटरेस्ट दिया जाता है, पर कंडीशनल लोन में इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, रॉयल्टी दिया जाता है 2 से 15% ऑफ सेल वैल्यू। तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा इसका फायदा हो रहा है, और इसको भी चाप नहीं है, जब सेल कम कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट कुछ नहीं देना, नो झमेला। अगला होता है पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर क्या बोलता है कि भाई इनिशियल फेज में तुमसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तुम खुद ही नहीं कमा रहे, क्या ले। नेक्स्ट फेज में इंटरेस्ट लेंगे पर थोड़ा कम रेट के साथ। लास्ट स्टेज में जबरदस्त, जब तुम अच्छा कमा रहे, हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। लास्ट में होता है इनकम नोट। इनकम नोट क्या है? कंबिनेशन ऑफ कन्वेंशनल यानी पुराने जमाने का लोन जहां पे इंटरेस्ट दिया जाता है, एंड कंडीशनल लोन। तो पुराने जमाने में इंटरेस्ट दिया जाएगा, कंडीशनल लोन में रॉयल्टी दिया जाएगा, तो इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, रॉयल्टी भी दिया जाएगा, पर दोनों का इंटरेस्ट रेट थोड़ा रहेगा कम। तो देखो वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या था? हाई रिस्की वेंचर, जो क्वालिफाइड एंटरप्रेन्योर जिसके पास एक्सपीरियंस फंड नहीं है वो जाएगा। उसका नाम क्या है? वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग। जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ऐसे पैसा रेज करने के लिए, आइदर बाय इशूइंग परचेज ऑफ इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट। चार तरीका। पहला है इक्विटी, लॉन्ग पीरियड तक देगा। बेस्ट पार्ट है इनिशियल फेज में कुछ नहीं देना। अगला, ये मैक्सिमम 49% देगा, उससे ज्यादा दिया तो कंट्रोल चला जाएगा वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। नेक्स्ट है कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन के अंदर में इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है, 2 से 15% रॉयल्टी दिया जाता है सेल वैल्यू का। अब 2 से 15% के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा दोनों के नेगोशिएशन पे। मेरा तीसरा है इनकम नोट। इनकम नोट क्या है? कन्वेंशनल और कंडीशनल लोन का कॉम्बिनेशन। कन्वेंशनल जो पुराने जमाने का लोन है जहां पे इंटरेस्ट दिया जाता है, कंडीशनल लोन जहां पे रॉयल्टी दिया जाता है। ऑब्वियस सा बात है, इंटरेस्ट रॉयल्टी अगर दोनों रहेगा तो दोनों का रेट कम रहेगा। और लास्ट में पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर, 3 फेज। पहला इनिशियल फेज में नो इंटरेस्ट, नेक्स्ट फेज में लो इंटरेस्ट, और उसके बाद हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। डन है। मेरा अगला है डेट सिक्योरिटाइजेशन। तो देखो ये थ्योरी एफएम का थोड़ा टेक्निकल है, सोम चाहेगा एक बार तुम लोग सुन लो,
सुनने के बाद एक बार जो पीडीएफ है उसको वापस से पढ़ो, और अटको तो वापस से एक बार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना। एग्जाम वाले दिन अभी तुम लोग 2 बार सुना हुआ रहेगा, एग्जाम में आएगा, आराम से लिख पाएगा। बेस्ट है पहला ऐसा डायग्राम बनाना और बाद में मैक्सिमम 5-6 लाइन के अंदर में नीचे में एक्सप्लेन कर देना। दैट्स इट। मेरा अगला है डेट सिक्योरिटाइजेशन। डेट सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या? जनरली कौन करता है? बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो क्या करता है, किसी को लोन देता है। मान लो एग्जांपल कार लोन। बहुत लोग आए कार लोन लेने के लिए, ए बी सी डी ई। मान लो ए को कार लोन पहला दिन लेने आ गया था, उस समय इंटरेस्ट रेट था मान लो 8%, उसको लोन दे दिए। उसके कुछ टाइम बाद आया बी लोन लेने के लिए, उस समय इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मान लो इसको दिए 9% में। फिर सी को दिया मान लो 9.5% में, बाद में आया। फिर इंटरेस्ट रेट गिर गया, इसको मान लो दिया 7%, 7 नहीं 7.5% में। मान लो इसको दिया 8% में। तो देखो जैसे ही हमारा बैंक इन लोगों को लोन देगा तो ये लोग तो एक तरह का डेटर हो गया ना, वो क्या करेगा, ए या बी या सी या डी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, पैसा चला गया और ये लोग आ गया उसके असेट साइड के अंदर में, बैंक के असेट साइड में। अब मान लो एक पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे बैंक को ऐसा फील होता है कि यार मेरे को ना फालतू में पूरा वहां पे लोन देके बैठ गया, और कुछ लोग को तो बड़ा कम रेट में देके बैठा हुआ है, 8%, 7.5%, 8। अब उनको बोले ना भाई तुम इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, वो बोलेगा हम एक्स्ट्रा नहीं देंगे, मेरे साथ तो तुम्हारा एग्रीमेंट हो गया। तब इस केस से बैंक को लगेगा यार काश हम उसको लोन नहीं देते। अब काश से तो काम चलेगा नहीं। तब इस केस में उसके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई जैसे तैसे लोन से जल्दी मिल जाए, कैश आ जाए, ताकि हम आज के दिन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे पाए, उसके लिए वो क्या फॉलो करता है, डेट सिक्योरिटाइजेशन। अब ये क्या करेगा, जितने लोग को लोन दिया हुआ है उसको 2 पार्ट में बांटेगा। एक का नाम है सिक्योरिटाइज्ड एसेट, एक का नाम है रिटेन्ड। रिटेन्ड माने बैंक जो अपने पास अभी भी रखना चाहेगा, कौन, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल है, मान लो बी और सी। अगला सिक्योरिटाइज, जो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, वो क्या चाहेगा, यार भले ये मेरा एसेट है पर हम ऐसा एसेट को किसी और को दे देना चाहेगा। कौन है, मान लो ए, डी और ई। जो खुद ये अभी भी अपने पास एसेट के फॉर्म में रखेगा उसे कहते हैं रिटेन्ड, बाकी को बोलते हैं सिक्योरिटाइज्ड। अब ऐसा जो सिक्योरिटाइज्ड एसेट है, इन लोग को जितने रुपए का लोन दिया, ऐसे एसेट को वो क्या करेगा, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन को बेच देगा। ऐसे इंस्टीट्यूशन का नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल। वो क्या करेगा, ए, डी और ई जो कस्टमर था उसको ये खरीदेगा और जितने रुपए का लोन दिया हुआ था उतना ये तुरंत संग संग में बैंक को दे देगा। तो देखो बैंक को तुरंत पैसा मिल गया। ए, डी और ई जो आज तक बैंक का असेट था, अब ये हो गया है एसपीवी का असेट। अब तुम लोग लेगा एसपीवी जो पैसा देगा भाई, उसको ये पैसा मिलेगा कहां से? एसपीवी को पैसा कहां से मिलता है? इन्वेस्टर, जो जनरली म्यूचुअल फंड रहता है, पीपीएफ वाला रहता है, या वो सारे के सारे लोग जिनको सिक्योर्ड इनकम चाहिए, भले रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहे। तो ये लोग से पैसा लेगा और उसके अगेंस्ट में क्या करेगा, हर साल इन लोग को रिटर्न देगा। इनको रिटर्न कहां से मिलेगा? जो ए, डी और ई जो हर साल इंटरेस्ट बैंक को देता था, अभी एसपीवी को देगा। जो इंटरेस्ट मिला वो क्या करेगा, इन्वेस्टर आगे इन लोग को पास ऑन करेगा। अब देखो इसमें हर एक जन का फायदा, एक बैंक का फायदा, जो लोग उसके लिए खराब कस्टमर था, जिससे इंटरेस्ट कम आ रहा था, उनको सल्टा के बैंक को तुरंत पैसा मिल गया। अब ये जो पैसा मिला, अब ये किसी और को लोन देगा हाई रेट पे। इन्वेस्टर का फायदा, जो लोग को अपना नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से काम बनता था, वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से मिलता रहेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल का यहां पे कोई इंटेंशन नहीं है, प्रॉफिट इंटेंशन। वो जनरली बैंक का ही एक सब्सिडरी टाइप बनाया हुआ रहता है। बैंक क्या करता है, अपने बैलेंस शीट के फालतू असेट को निकाल के एसपीवी में डाल देता है और एसपीवी से पैसा लेता है। एसपीवी को पैसा मिलता है इन्वेस्टर से। यहां 3 फंक्शन है। एक ओरिजिनेशन फंक्शन, जब पहली बार असेट क्रिएट किया गया। अगला है पूलिंग फंक्शन, जहां पे इकट्ठा कर रहा है कौन सा ढंग का असेट है, कौन सा फालतू असेट है। अगला सिक्योरिटाइजेशन फंक्शन, जहां पे फालतू असेट को बेच रहा है एसपीवी को और पैसा तुरंत ये रियलाइज कर रहा है। एग्जाम में पहले डायग्राम बनाना, बाद में अपने वर्ड में 4-5 लाइन में लिख देना, ये 3 फंक्शन का नाम लिखते हुए। अब देखो तुम लोग स्टडी मैट में कितना गंदा तरीका से लिखा हुआ है। क्या लिखा है सिक्योरिटाइजेशन में, इनलिक्विड असेट जो ए, डी और ई को लोन दिया गया, इसे पूल किया गया और बाद में बेच दिया गया इन्वेस्टर को। किसके द्वारा? स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। अब इस केस में होता क्या है,
वो सेग्रीगेट करेगा कौन सा इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट है वो रिटेन्ड एसेट हो गया, और कौन सा फालतू एसेट है उसको सिक्योरिटाइज्ड एसेट हो गया। एग्जांपल वही है, मान लो एक फाइनेंस कंपनी ने दुनिया भर का कार लोन दिया, और इसको तुरंत पैसा लगेगा ताकि ये किसी और को लोन देना चाहे, तब इस केस में ये क्या करेगा, ऐसे लोग को क्या करेगा, डेट सिक्योरिटाइजेशन करेगा, जहां पे फाइनेंस कंपनी बैंक अपने एग्जिस्टिंग कार लोन को बेचेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल को। स्पेशल पर्पस व्हीकल तुरंत हमारे बैंक को पैसा दे देगा, और स्पेशल पर्पस व्हीकल को ये खुद को पैसा कहां से मिलने वाला है, ऐसे इन्वेस्टर से। अब इसका बेनिफिट्स क्या है वो लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सो पहले डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाने के बाद जैसा जैसा हम बोला एग्जैक्ट उसको वैसे ही वापस से एक्सप्लेन कर देना। ठीक, हमारा आखिरी थ्योरी, एक सेकंड आखिरी, एक बॉन्ड है जिसका नाम है ईएसजी बॉन्ड। नया नया कंसेप्ट है, थोड़ा पढ़ के जाना। ईएसजी बॉन्ड का फुल फॉर्म एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लिंक बॉन्ड। एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लिंक्ड बॉन्ड। अब देखो, जो भी कंपनी ऐसे बॉन्ड को इश्यू करके पैसा रेज करता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरमेंट का रक्षा करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना एंड गवर्नेंस फैक्टर। यानी ऐसे बॉन्ड को रेज करके जो पैसा रेज कर रहा है उससे वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, वो एनवायरमेंट या सोशल या फिर गवर्नेंस का भला करना चाह रहा है। जनरली जो ईएसजी बॉन्ड होता है वो होता है 3 तरीका का। पहले को बोलते हैं ग्रीन बॉन्ड, एनवायरमेंट के लिए। अगले को बोलते हैं सोशल बॉन्ड, एक और होता है टारगेट बेस्ड सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या चीज के लिए इशू किया जाता है, जहां पे बॉन्ड को इशू करके जितना ही पैसा मिला वो ग्रीन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगा। ग्रीन प्रोजेक्ट मतलब क्या, जहां पे एनवायरमेंट को पॉजिटिव इंपैक्ट पहुंचाए, इको फ्रेंडली, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके लिए सही तरीका से पैसा को यूज करे। यह किया गया था गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो नाम है ईएसजी बॉन्ड, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस लिंक बॉन्ड। ऑब्जेक्टिव क्या है, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन, सोशल प्रोटेक्शन एंड गवर्नेंस। जनरली इसके अंदर में 3 तरह का बॉन्ड होता है। एक होता है ग्रीन बॉन्ड एनवायरमेंट के लिए, एक सोशल बॉन्ड, एक एसएलबी सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। मेरा ग्रीन बॉन्ड क्या चीज के लिए होता है, जो पैसा को यूज करता है ग्रीन प्रोजेक्ट में एनवायरमेंट या फिर क्लाइमेट इंपैक्ट के लिए। जाना मेरा ग्रीन बॉन्ड के बाद अगला है सोशल बॉन्ड। सोशल बॉन्ड क्या चीज के लिए होता है, कोई सोशल प्रोजेक्ट के लिए, ह्यूमन राइट, एनिमल वेलफेयर, ये सब के लिए। जैसे हमारे एक वैक्सीन बॉन्ड को इशू किया गया था, जहां पे वैक्सीन लगवाया गया था वल्नरेबल्स चिल्ड्रन के लिए, या जिनके पास बहुत कम है, जिस देश में बहुत गरीबी है, उन लोग में वैक्सीन लगाना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव था, तो जो बॉन्ड को इशू करके पैसा रेज किया गया इसका नाम क्या है, सोशल बॉन्ड। मेरा अगला है सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड। ये कॉम्बिनेशन है ग्रीन बॉन्ड एंड सोशल बॉन्ड का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये एनवायरमेंट का भी रक्षा कर रहा है और ह्यूमन राइट, इक्वालिटी, एनिमल वेलफेयर का भी ठीक कर रहा है। इसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता है। एग्जांपल, हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट एक कंपनी है, इसने ऐसे बॉन्ड को इश्यू करके पैसा रेज किया था, क्या चीज के लिए, रिड्यूस कार्बन एमिशन। ठीक, यानी 1 लाइन का डेफिनेशन, एक एग्जांपल बस बहुत है। मेरा एक होता है कंटेम्पररी सोर्सेज ऑफ फंडिंग। इसमें 4 तरह का फंड है। एक है क्राउड फंडिंग, एक है पीयर टू पीयर, स्टार्टअप फंडिंग, डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग। सब एक ही है, खाली एक छोटा छोटा फर्क आया वो बताते हैं और थ्योरी करते हैं, खत्म। देखो, क्राउड फंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा रेज किया जाता है ग्रुप ऑफ पीपल से, उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। यानी एक इंडिविजुअल को पैसा चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए, कहां से चाहिए, जब ग्रुप ऑफ पीपल से वो पैसा को रेज किया जाता है, उसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। जनरली इसके लिए सोशल मीडिया या वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये पैसा को रेज करते हैं हम लोग कैसे करते हैं, इक्विटी के द्वारा या लोन के द्वारा, या कुछ नहीं देते, बस डोनेशन के द्वारा पैसा ले लेते हैं। जनरली स्टार्टअप के लिए होता है। सोचो ना, स्टार्टअप के अंदर में भाई ऐसे तो कोई दे नहीं देगा पैसा, तो किसी को पैसा चाहिए, फंड रेजर, किसी को पैसा लगाना है, फंड इन्वेस्टर, और बीच में एक मीडिएटर होता है जो अपना प्रोसेसिंग फीस या ब्रोकरेज चार्ज करता है, इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। अगला होता है पीयर टू पीयर फंडिंग, जहां पे लेंडर जिसको देना है
बोरोवर जिसको लेना है उसके एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मिला दिया जाता है और सीधा का सीधा दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है इंटरेस्ट रेट के साथ। इसे कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। इसमें ऑब्वियस सा बात है डिफॉल्ट रिस्क रहेगा कि भाई आदमी लोन लेके बैठ गया पर पैसा नहीं चुकाया, पर आज के दिन ऐसा एक प्लेटफॉर्म चल रहा है। आप कुछ प्लेटफॉर्म का एग्जाम नाम देखो, लिखा है रुपी सर्कल, फेयरसेंट, लैंडबॉन्क्स, ये सब। अगला है स्टार्टअप फंडिंग। नाम खुद बता रहा है कोई स्टार्टअप को फंड करने के लिए पैसा रेज किया जाए, जो बैंक पैसा नहीं देता है पर कुछ फैमिली फ्रेंड ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल से पैसा लिया जाए, वह स्टार्टअप फंडिंग। और डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, इंडिविजुअली ऑर्गेनाइजेशन को पैसा लेना है किसी और से, ना इक्विटी देगा, ना लोन देगा, ना इंटरेस्ट देगा, भाई तुम डोनेशन दे, इसे कहते हैं क्राउड फंडिंग। जनरली कोई एक सोशल पर्पस के लिए किया जाता है। अगर मान लो कोई इससे मेडिकल नीड या एजुकेशन या कोई चैरिटी करता है तो आदमी इस सब के द्वारा पैसा रेस करता है। सो ये था हमारा थ्योरी। सो आई थिंक 1.5 घंटा में हम लोग ने सारा थ्योरी कवर कर लिया है। सो आप लोग ये थ्योरी एक बार मेरे साथ सुने। ये जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार अपने आप गो थ्रू करना, और जब गो थ्रू करो तो वापस से मेरे इस वीडियो को प्ले करना 1.5x से ऊपर स्पीड के साथ, सेकेंड टाइम जब सुनो, ताकि अगर वापस से क्विक रिकैप सब हो जाए। चलो डन।